ये वीडियो इस चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। ये वीडियो सिर्फ प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स के लिए ही महदूद नहीं है, बल्कि हर उस पर्सन के लिए है जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, या फिर वो फोटोशॉप करते हों, एक्सेल के शीट्स मैनेज करते हों, 3D डिज़ाइनिंग करते हों, या कोडिंग ही क्यों ना करते हों। इट्स फॉर एवरीवन। आज के सेशन में मैं कवर करूंगा इंट्रोडक्शन टू गिट, 3 स्टेज आर्किटेक्चर, गिट के साथ कैसे काम करना है, लॉग एंड गिट डिफ क्या होते हैं, इसके अंदर कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं और उसे मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज करने के दौरान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आता है तो उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं। इसके अलावा देखेंगे गिट इग्नोर, गिट टैग, गिट एलाइसेस एंड गिट स्टैट्स क्या होती हैं, और फाइनली देखेंगे कि रिमोट रिपोजिटरी के साथ हम लोग काम कैसे करते हैं। तो आइए इस नेक काम का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गिट से तारुफ करवा दूं। गिट को लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिनक्स कर्नल के डेवलपमेंट के दौरान बनाया था, आज से तकरीबन 16 साल पहले। अगर आपसे कोई पूछता है कि गिट क्या है, तो एक लाइन में आप उसे जवाब दे सकते हैं कि गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आइए इसे प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। सपोज किसी क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवाना है, वो मेरे पास आया और उसने मेरे सामने अपने प्रस्ताव रखे कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, इसके अंदर ये फंक्शनलिटी होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट करके आपको तकरीबन 1 महीने के अंदर दे दूंगा। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन मैंने हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स डेवलप किए, उसके अंदर मैंने 1000 लाइन ऑफ कोड्स भी लिख दिए। ठीक है, मैंने जब प्रोजेक्ट क्लाइंट को दिखाया, उसने बोला ठीक है, ये प्रोजेक्ट देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इसके अंदर ये 2 फंक्शनलिटी और भी ऐड कर देते तो अच्छा होता। उसने मुझे बोला कि ये जो कलर आपने ग्रीन में रखा है ना, आप उसे रेड कर दीजिए, और ऐसे करके उसने 2-3 चेंजेस और भी मुझे सजेस्ट किए। मैंने बोला ठीक है, मैं कर दूंगा, मुझे 2 दिन का और टाइम चाहिए। मैं फिर से काम करने लग गया। ठीक है, 2 दिन के बाद मैंने वो प्रोजेक्ट फिर से क्लाइंट को दिखाया। ठीक है, उसने बोला ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, अब आप काम करो, इसके अंदर 2 फंक्शनलिटी और ऐड कर दो। ठीक है, और ये जो कलर आपने रेड किया था ना, इसे ब्राउन कर दो, और इसके अलावा उसने 2-3 फंक्शनलिटी मुझे और भी ऐड करने को कहा। मैंने बोला ठीक है, मुझे अगेन 5 डेज़ का टाइम चाहिए। मैंने 5 डेज़ लिया और वो उस प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब जब मैं तीसरे बार क्लाइंट को प्रोजेक्ट दिखाया तो उसने मुझे बोला कि भैया ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, आप जो फर्स्ट टाइम में मुझे प्रोजेक्ट दिखाया था ना, खुद से जो आपने बनाया था, मैंने कोई चेंजेस आपको सजेस्ट नहीं किया था, उस वक्त का जो आपका वर्जन, तो जो पहला वर्जन आपने मुझे दिखाया था प्रोजेक्ट का, मुझे वही चाहिए। अब जब उसने ऐसा कहा मुझसे, मैं तो सोच में पड़ गया कि ओ माय गॉड, मैंने तो वो वर्जन कहीं स्टोर करके रखा ही नहीं। और वैसे भी मुझे क्या करना चाहिए था, क्या मैं हर एक वर्जन को सेपरेट अलग अलग फोल्डर में रखता कि पहले टाइम मुझे क्लाइंट्स ने क्या चेंजेस करने को कहा, उसे एक अलग फोल्डर में सेव करके रखते हैं, फिर दूसरे टाइम मुझे क्लाइंट ने क्या चेंजेस करने को कहा, उसे एक अलग फोल्डर में करके रखते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया। ठीक है, आइए से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करें कि मैं एक पेंटर हूँ, कंप्यूटर्स पे पेंटिंग करता हूँ। ठीक है, मैं चला एक बहुत ही अच्छा लैंडस्केप क्रिएट करने। ठीक है, चलिए क्रिएट करते ही है। मैंने एक सूरज बनाया, सूरज बनाने के बाद मैंने कुछ तारे भी दे दिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ पहाड़ हो गए। ठीक है, यहाँ से नदी भी बह रही है ना। तो मैंने ऐसा करके कुछ एक पेंटिंग क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से अपने पेंटिंग ओपन करता हूँ। ठीक है, और फिर से मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया। मैंने सोचा अरे यार, मैंने तो चिड़िया बनाया ही नहीं। ठीक है, तो चलो फिर मैंने कुछ इस पर चिड़िया भी ऐड कर दिए। मैंने 2 चिड़िया बना दी। फिर मुझे आइडिया आया, यार ये स्टार है ना, नहीं होना चाहिए, जब धूप निकली हुई होगी तो स्टार कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने इन दोनों स्टार को हटा दिया। ठीक है, मैं इन दोनों स्टार को हटा दिया। मैंने इस फाइल को फिर से सेव किया और अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। फिर मैं 4 दिन के बाद फिर से अपने पेंटिंग को स्टार्ट किया, जब मुझे टाइम मिला, और मैं देखता हूँ कि ये चिड़िया भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो ये चिड़िया को भी हटा देता हूँ। मैंने ये चिड़िया को भी हटाया और इसे सेव करके क्लोज कर दिया। फिर मैं कुछ दिनों के बाद जब इस फाइल को ओपन किया तो मुझे लग रहा है कि ये उतना कोई ख़ास नहीं लग रहा है, यहाँ पर ना कुछ स्टार्स होने चाहिए थे, जैसे कि मैंने सबसे पहले वाले वर्जन में बनाया था। यहाँ एक सूरज भी था, 2 स्टार्स भी थे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैंने बहुत ही मेहनत से ये पेंटिंग क्रिएट किया था। ठीक है, अब मैं वापस पुराने समय में तो जा नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है नहीं रियल लाइफ में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसी चीज़ को रिजॉल्व करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिट और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है,
गिट की मदद से हम लोग मल्टीपल वर्जन को स्टोर तो करके रख ही सकते हैं। इसके अलावा एक साथ मल्टीपल यूजर भी इस पर काम कर सकते हैं। यानी मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, कुछ पार्ट मैं करूँगा, कुछ पार्ट मेरा फ्रेंड्स करेंगे, ऐसा करके हमने कुछ काम बांट लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स में, ठीक है। तो गिट हम लोगों को अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रैक करके भी रखता है फाइल्स का इन्फॉर्मेशन कि किस फाइल को कौन सी यूजर ने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके अंदर क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है गिट। गिट रियली एक awesome टूल है। तो आइए इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं। बट वेट अ सेकेंड, हमने तो गिट इंस्टॉल ही नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप एक लिनक्स यूज़र हैं तो आप अपने टर्मिनल पे जाने के बाद लिख सकते हैं sudo apt install git -y। मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और लिखता हूँ sudo apt install git -y। जैसे इंटर में हिट करूँगा मेरा गिट इंस्टॉल हो जाएगा। गिट मेरे कंप्यूटर में पहले से ही है, आप देख सकते हैं। गिट इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, ठीक है। अगर आप मैक या फिर विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको गूगल पे जा करके बस सर्च करना होगा गिट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र पे जाएं और सर्च करें गिट, ठीक है। गिट सर्च करने के बाद जो आपको पहला लिंक दिखाई देगा डाउनलोड का, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप मैक यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं या फिर लाइनक्स यूज़र है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको विंडोज़ पे क्लिक करना है, ये डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मैक यूज़र है तो मैक ओएस पे क्लिक करना है, आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा। गिट डाउनलोड होने के बाद आप उस फाइल पे डबल क्लिक करें, नेक्स्ट करके गिट को इंस्टॉल कर लें, जैसा कि आप अदर्स प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। गिट को इंस्टॉल करना बेहद ही आसान है, सो नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक बार जब इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो आप गिट का वर्जन चेक कर सकते हैं। गिट का वर्जन चेक करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं गिट -वर्जन। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ गिट -वर्जन, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं ये वर्जन गिट का यूज़ कर रहा हूँ 2.25.1। वेल डन। अब हम लोग गिट यूज़ कर सकते हैं। बट वेट अ सेकेंड, गिट को यूज़ करने से पहले हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि गिट या फिर जिसे हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं वो इंटरनली वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा दो तरह के वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। आइए पहले सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम को जानते हैं। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास रेपो होता है। रेपो में सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है कि किसने कब कौन से फाइल में क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो यूज़र्स काम कर रहे होते हैं उस कोड्स के साथ, वो क्या करते हैं, अपने लोकल कोड को अपडेट करते हैं, यानी कि रिपोजिटरी से उठा करके अपने वर्किंग डायरेक्टरी में ले आते हैं। जो चेंजेस करना होता है वो करते हैं। चेंजेस कर लेने के बाद उसे वापस सर्वर पे सेंड कर देते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं कमिट करना, ठीक है, कमिट कर देते हैं। इसी तरह और जितने भी यूजर्स हैं वो भी वही करते हैं। अपने लोकल कोड को अपडेट करने के लिए सर्वर से डेटा फेच करते हैं, जो चेंजेस करना होता है वो चेंजेस करते हैं, फिर अपने सर्वर पे कमिट कर देते हैं। तो ये रहा सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम का वर्क फ्लो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लें कि अगर ये हमारा सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाए तो यहाँ पर जो रेपो है वो भी बर्बाद हो जाएगा, और अभी तक जितने यूजर्स ने जो भी चेंजेस किए थे और यहाँ पर कमिट किए थे वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा मान लें अगर सर्वर डिस्ट्रॉय नहीं भी होता है, टेम्पररी इसमें कोई कनेक्टिविटी इशू आ जाता है, मतलब हम लोग सर्वर को रीच नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में भी क्या होगा, हमारा काम तो रुक जाएगा ना, क्योंकि हम अपने लोकल कोड को अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, जो चेंजेस किया हमने वो पुश भी नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से हमारा काम ठप पड़ जाएगा। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया। डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक सर्वर होता है, उस पर हमारा रिपोजिटरी होता है, ठीक है। ये रिपोजिटरी जितने भी यूजर्स काम कर रहे होते हैं इस सेम रिपोजिटरी के साथ, सबके पास उसका एक लोकल कॉपी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिपोजिटरी है सेम, यहाँ पे भी सेम रिपोजिटरी है, और यहाँ पे भी सेम रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी सेम है, यानी हर एक यूज़र को पता चल पा रहा है कि किसने कब कौन से फाइल में क्या चेंजेस किया था, और ये सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास लोकली मौजूद है, यानी उससे सर्वर को कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है ये सारे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। अभी यूज़र ए क्या करेगा, अपने वर्किंग डायरेक्टरी को अपडेट करेगा लोकली, क्योंकि उसके पास रिपोजिटरी का एक कॉपी है। उसे जो चेंजेस करना होगा वो करेगा, चेंजेस कर देने के बाद अपने रिपोजिटरी में कमिट कर देगा, ठीक है। इसी तरह यूज़र बी, यूज़र सी भी करेंगे, ठीक है। जब वो लोकली अपने रिपोजिटरी को अपडेट कर देंगे, जब भी इन्हें टाइम मिलेगा, ठीक है, अपने सर्वर पे ये सेम रिपोजिटरी को पुश कर देंगे,
ठीक है, ये सर्वर भी अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब यूज़र भी सेम रेपो के साथ काम करना चाहेगा, वो क्या करेगा, एक बार अपने सर्वर से डेटा को पुल कर लेगा। ठीक है, पुल करने के बाद जो भी चेंजेस करना होगा वो लोकली वो चेंजेस कर लेंगे। चेंजेस करने के बाद अपने रिपोजिटरी को कमिट कर देंगे, उसके बाद सेम रेपो को सर्वर पे पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का वर्कफ्लो। इसमें आप देखिए, अगर हमारा मेन सर्वर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, हमारे पास लोकली इसका कॉपी तो अवेलेबल है, कंप्यूटर ए के पास भी है, कंप्यूटर बी के पास भी है एंड कंप्यूटर सी के पास भी है। तो अगर किसी वजह से ये सर्वर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोबारा से क्या करेंगे, अगर किसी के पास भी है रिपोजिटरी, उससे हम लोग फिर से सर्वर पे अपलोड कर देंगे और हमारा ये रेपो फिर से सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कितना ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो जो गिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ऑलराइट, अब आइए देखते हैं गिट के 3 स्टेज आर्किटेक्चर्स को। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग अपने कोड में चेंजेस कर रहे होते हैं, कोड में चेंजेस करने के बाद उसे स्टेजिंग एरिया में डाल देते हैं। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में डाल देते हैं। स्टेजिंग एरिया एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम लोग श्योर होते हैं कि ठीक है, अगले बार जब हम लोग कोड कमिट करेंगे तो यहाँ पर जो भी फाइल्स होंगे वो रिपोजिटरी में अपडेट हो जाएंगे। आप उन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में डालते हो जो आप श्योर हो कि हाँ, मुझे इन फाइल्स को रिपोजिटरी में अपडेट करनी है। स्टेजिंग एरिया में हम लोग जाने के बाद कोड को कमिट करते हैं और हमारा रिपोजिटरी अपडेट हो जाता है। फिर से जब हमें दोबारा काम करना होता है तो हम लोग इस रिपोजिटरी से अपने वर्किंग डायरेक्टरी में ले आते हैं और फिर से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम अपने फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। स्टेजिंग एरिया में हम लोग उन फाइल को सेंड करके रखते हैं जिसे हम लोगों को अपडेट करना है रिपोजिटरी में। ऑलराइट, स्टेजिंग एरिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या इन्हीं फाइल्स को रिपोजिटरी में अपडेट करना है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में या फिर अमेज़ॉन पे ही, तो आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे कार्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, कार्ट में ऐड करने के बाद ही आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर पाते हैं। ओके, स्टेजिंग एरिया से जब हम लोग कोड कमिट कर देते हैं तो वो चेंजेस रिपोजिटरी में अपडेट हो जाते हैं। रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक तरह का वर्चुअल स्टोरेज है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसमें हम लोग अपने कोड के डिफरेंट वर्जन को स्टोर कर सकते हैं और हमें जब भी जिस वर्जन का ज़रूरत पड़े उसे हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर के आ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। रिपोजिटरी ये सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कि किसने कब कौन से फाइल में क्या चेंजेस करके रखे हैं। ठीक है, रिपोजिटरी 2 तरह के होते हैं, एक लोकल और एक रिमोट। लोकल रिपोजिटरी उन रिपोजिटरी को कहेंगे जो हमारे लोकली यानी कि हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल हो। ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी उन रिपोजिटरी को करेंगे जो किसी सर्वर पे स्टोर्ड हो, या फिर आपके गिटहब सर्वर पे स्टोर्ड हो, या फिर गिटलैब पे स्टोर्ड हो, बिटबकेट पे स्टोर्ड हो। ठीक है, इन सारे को हम लोग बोलेंगे रिमोट रिपोजिटरी। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए फाइल इन अ गिट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो वो अनट्रैक्ड होगा। अनट्रैक्ड मतलब क्या? गिट को इस फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कितने लाइन्स ऐड किए हैं, ठीक है, कब सेव कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिट अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा। उस तरह के फाइल्स को बोलते हैं अनट्रैक्ड। मैं चाहता हूँ इस अनट्रैक्ड फाइल को गिट ट्रैक करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, यानी इसके अंदर मैंने कितने लाइन्स ऑफ कोड ऐड किए हैं, कब ऐड किए हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन गिट स्टोर करके रखें। इसके लिए हम लोग गिट ऐड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बारे में फिक्र ना करें, मैं इन सारे चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल थ्योरी देखें। स्टेजिंग एरिया में आपको पता ही है, हम लोग उस फाइल को डालते हैं जिससे हम लोग श्योर हैं कि आगे चल करके इसे हमें कमिट करना है। लोकल रिपोजिटरी में कमिट कर देने के बाद हमारा रिपोजिटरी अपडेट हो जाता है। ठीक है, अपडेट होने के बाद अगर हमें फिर से कोई फाइल में चेंजेस करना रहा तो उस फाइल में चेंजेस करते हैं। जब उन फाइल में चेंजेस करते हैं तो हमारा फाइल मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड होने के बाद हम लोग फिर से इसे स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। स्टेजिंग एरिया में डालने के बाद फिर से इसे कमिट में डालते हैं और ये लाइफ साइकिल इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, अब आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं कि गिट के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट्स कमांड को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गिट इनिट कमांड से। गिट इनिट कमांड का इस्तेमाल हम लोग एक रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं।
रिपोजिटरी के अंदर एक फोल्डर होता है डॉट गिट, यहाँ पर ही सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। हम लोग जब कमिट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि किसने कमिट किया, उसका ईमेल एड्रेस क्या था, उसका यूज़र नेम क्या था, उसने क्या चेंजेस किया और कौन से डेट में उसने कमिट किया है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसी डॉट गिट फोल्डर के अंदर स्टोर रहता है। अगर हम लोग इस फोल्डर को डिलीट कर दें तो गिट का ये सारा इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा और वो एक रिपोजिटरी नहीं रहेगा, एक नॉर्मल फोल्डर हो जाएगा। रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के बाद उसके अंदर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, जैसे कि अपना यूज़र नेम और अपना ईमेल सेट करना। ये यूज़र नेम और ईमेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि और भी लोग जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों उन्हें पता चल सके कि कौन सा पार्ट किस यूज़र के द्वारा कमिट किया गया है और उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ताकि जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो कोई पार्ट ऑफ कोड को समझने में तो वो उस ईमेल एड्रेस के थ्रू उस पार्टिकुलर पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गिट में हम लोग अपना यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस सेट करने के लिए यूज़ करते हैं git config -- लोकल और ग्लोबल user.email और यहाँ पर अपना ईमेल पास कर देते हैं। इसी तरह यूज़र नेम सेट करने के लिए लिखते हैं git config -- लोकल और ग्लोबल user.name और यहाँ पर अपना यूज़र नेम पास कर देते हैं। जब भी हम लोग -- लोकल फ्लैग यूज़ करते हैं तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उस खास पार्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर हम लोग -- ग्लोबल फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे सारे रिपोजिटरी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑलराइट, हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे git config, यहाँ पर अपना user.email ईमेल एड्रेस को चेक करने के लिए, user.name नेम को चेक करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं मैं अपने म्यूज़िक नाम के डायरेक्टरी के अंदर हूँ, होम के अंदर म्यूज़िक नाम के डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो आइए यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। इससे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट 1। इसके अंदर मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस फोल्डर के अंदर नेविगेट करता हूँ। मैं अपने म्यूज़िक डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट 1 नाम के फोल्डर के अंदर आ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये एक नॉर्मल सा फोल्डर है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक रिपोजिटरी बन जाए तो इसके लिए हम लोगों को इस फोल्डर को इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, उसे हम लोग कर सकते हैं git init कमांड के थ्रू। git init जैसे ही करूँगा मैं, आप देख सकते हैं .git नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। इसके अंदर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगा जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे इस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ऑलराइट, मैंने आप लोगों को बताया रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के बाद हमें वहाँ पर अपना ईमेल एंड यूज़र नेम सेट करना होता है। इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं git config कमांड का। तो आइए सेट करते हैं अपना ईमेल एड्रेस एंड यूज़र नेम। git config -- लोकल user.name अल्ताफ़। ठीक है, अभी मेरा नेम सेट हो गया है। इसी तरह अपना ईमेल एड्रेस भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे git config -- लोकल user.email और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस सेट कर देंगे। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे git config user.email। इससे हमें हमारा ईमेल एड्रेस पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं ये है हमारा ईमेल एड्रेस। इसी तरह नेम भी चेक कर सकते हैं user.name की मदद से। ठीक है, गिट स्टेटस का इस्तेमाल हम लोग रिपोजिटरी का स्टेटस चेक करने के लिए करते हैं, जैसे कि कौन से फाइल मॉडिफाइड है, कौन सा फाइल अनट्रैक्ड है, कौन सा फाइल ट्रैक्ड है, वगैरह वगैरह। -s फ्लैग हम लोगों को यही सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में दिखाता है। गिट ऐड की मदद से हम लोग हमारे जो फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हैं उसे हम लोग स्टेजिंग एरिया में भेज सकते हैं। और अगर हमने फाइल कोई फर्स्ट टाइम क्रिएट करके रखा है और वो अनट्रैक्ड है तो उसे भी हम लोग ट्रैकिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। स्टेजिंग एरिया क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जा रहे हैं मॉल में या फिर अमेज़न पे ही, तो वहाँ पे हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद ही हम लोग उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। इसी तरह स्टेजिंग एरिया में हम लोग उन फाइल को ऐड करते हैं जिससे हम लोग श्योर हैं कि आगे चल के मुझे इस फाइल को कमिट कर देना है, यानी कि उन मॉडिफिकेशन को अपने रिपोजिटरी के अंदर अपडेट कर देना है। तो स्टेजिंग एरिया में अपने फाइल्स को मूव करने के लिए या ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं git add कमांड का। अगर हम सारे फाइल्स को एक साथ ही स्टेजिंग एरिया में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे git add dot। आइए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि गिट स्टेटस की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो करंट रिपोजिटरी है उसका स्टेटस क्या है, क्या कोई नया फाइल क्रिएट हुआ है या फिर किसी फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर सकते हैं गिट स्टेटस की मदद से। तो आइए देखते हैं गिट स्टेटस एग्जीक्यूट करके। अभी देखिए इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है नो कमिट्स येट, यानी कि मैंने भी तो कोई कमिट भी नहीं किया है। ठीक है, कोई नया फाइल इसके अंदर ऐड भी नहीं हुआ है जिसे मुझे कमिट करना है।
ठीक है, कोई मॉडिफाइड फाइल भी नहीं है, कुछ भी इसके अंदर अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी एवरीथिंग इज क्लीन। अब आइए इसके अंदर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा लैंडस्केप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लैंडस्केप क्रिएट किया है। अब इसे मैं सेव करता हूँ लैंडस्केप के नाम से। अब मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है, मैंने इसे सेव कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लैंडस्केप मेरा सेव हो चुका है। अभी चेक करते हैं गिट स्टेटस को। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस। आप देख रहे हैं ये गिट मुझे बता रहा है कि एक फ़ाइल यहाँ पर ऐड हो चुका है, लेकिन गिट के पास उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि वो एक अनट्रैक्ड फाइल है, यानी गिट इस फाइल को ट्रैक नहीं करेगा। आप इसके अंदर क्या चेंजेस करते हो, कब मॉडिफिकेशन करते हो, कौन करता है इसके अंदर मॉडिफिकेशन, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन गिट अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा। अगर आप चाहते हैं इस फाइल को गिट ट्रैक करना शुरू कर दे, तो उसके लिए आपको इसे स्टेजिंग एरिया में पहले सेंड करना होगा। स्टेजिंग एरिया में सेंड करने के लिए मैंने आपको बताया था गिट ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ गिट ऐड और मेरा फाइल का नेम है landscape.odg, ठीक है। इसे मैंने स्टेजिंग एरिया में सेंड कर दिया। स्टेजिंग एरिया में सेंड करने से क्या होता है कि गिट इस फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कभी भी मॉडिफिकेशन करूँगा तो गिट इसका खबर रखेगा कि हाँ आपने इतने तारीख को इसमें ये मॉडिफिकेशन किया है, क्या मॉडिफिकेशन किया है, सारे इन्फॉर्मेशन गिट अपने पास रखेगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ गिट स्टेटस, ठीक है। अभी देखिए क्या आ रहा है, एक नया फाइल इसके अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है, और उसे ये गिट ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि एक फ़ाइल है स्टेजिंग एरिया के अंदर। अगर आप इसे कमिट करना चाहते हैं तो इसे कमिट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली कमिट नहीं कर सकते हैं, पहले हम लोगों को स्टेजिंग एरिया में डालना होगा, उसके बाद ही हम लोग कमिट कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने आप लोगों को एक फ्लैग के बारे में बताया था, जिससे हम लोगों को इतना सारा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। गिट स्टेटस -s फ्लैग क्या करता है, हमें शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। अभी देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक फाइल है स्टेजिंग एरिया में, उसका नाम है landscape.odg। अगर मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लूँ, मैं लिखता हूँ touch text file.txt, ठीक है। एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी हम लोग गिट स्टेटस एस करते हैं। आप देखिए ये बता रहा है कि एक फ़ाइल ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया में है, आपने एक और फाइल क्रिएट किया है textfile.txt, लेकिन इसके बारे में गिट कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखेगा, क्योंकि ये एक अनट्रैक्ड फाइल है। अगर मुझे इसका ट्रैकिंग स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इसे गिट ऐड करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट ऐड और अपने फाइल का नाम, ठीक है। अभी हम लोग फिर से देखते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। ये बता रहा है कि एक नया फाइल जो आपने क्रिएट किया था वो भी स्टेजिंग एरिया में आ चुका है। अब आप ये जान चुके हैं कि किस तरह से हम लोग स्टेजिंग एरिया में किसी भी फाइल को मूव करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कैसे कमिट कर सकते हैं। गिट में कमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गिट कमिट कमांड का, ठीक है। गिट कमिट -m और यहाँ पे हमारा मैसेज होगा। गिट कमिट कमांड की मदद से हम लोग अपने रिपोजिटरी का एक स्नैपशॉट ले सकते हैं अलॉन्ग विद द टाइमलाइन, कितने बजे कौन सी यूजर ने क्या कमिट किया है। स्नैपशॉट बताता है कि उस वक्त उस पार्टिकुलर टाइम में हमारा रिपोजिटरी किस तरह से दिखाई दे रहा था, उसके अंदर कौन कौन से फाइल्स थे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली गिट कमिट कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट कमिट -m और यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज दे देते हैं। लैंडस्केप हमने एक बनाया था, उसके अंदर माउंटेन था, ठीक है, और रिवर था, ठीक है। वही हम लोग मैसेज यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अभी ये गिट कमिट हो चुका है। अभी चेक करते हैं इसका स्टेटस, गिट स्टेटस -s। तो देखिए एवरीथिंग इज़ क्लीन। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग डायरेक्टरी इज़ क्लीन, ठीक है। ये ब्रांच मास्टर क्या होता है, हम लोग आगे चल के जब ब्रांच पढ़ेंगे तो ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सो नो वरी अबाउट दैट। अभी ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर सब कुछ क्लीन है, यानी कुछ भी नया इसके अंदर अभी ऐड नहीं हुआ है, कुछ भी मॉडिफाइड नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ क्लीन, ठीक है। अभी चलिए landscape.odg के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ और भी ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सूरज ऐड कर ले रहा हूँ और इसे सेव कर दे रहा हूँ। इसे सेव करने के बाद अब अपने टर्मिनल पे जाकर के चेक करते हैं गिट स्टेटस के अंदर। गिट स्टेटस अभी देखिए क्या बता रहा है ये, landscape.odg के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। अगर आप इसे स्टेजिंग एरिया में डालना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज़ करना होगा, गिट ऐड और अब मेरा फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम क्या है मेरा, landscape.odg, ठीक है। अगर मैं फिर से इसे कमिट करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना होगा गिट कमिट
-m सन एडेड। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सन ऐड किया है। ठीक है, अब ये कमिट हो चुका। अभी देखते हैं गिट स्टेटस क्या बताता है। गिट स्टेटस अभी ये बता रहा है सब कुछ फिर से क्लीन है। आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया, जैसे ही हमने कमिट किया ना उसका मैंने स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, अभी देखिए मैं फिर से इसे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ और भी ऐड करता हूँ। इसके अंदर मैं एक पेड़ बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक पेड़ बना दिया। अब इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं और फिर से देखते हैं अपने गिट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस। अभी ये बताएगा ये फाइल फिर से मॉडिफाई किया गया है। चलिए इसे भी हम लोग स्टेजिंग एरिया के अंदर डालते हैं। ठीक है, और इसे कमिट करते हैं। गिट कमिट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था गिट कमिट -m, और यहाँ पे आपको जो भी मैसेज देना है, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्री एडेड इन लैंडस्केप। ठीक है, अभी मैं गिट स्टेटस करके दिखाता हूँ। ठीक है, गिट स्टेटस में क्या बता रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। ठीक है, अभी देखिए मैं landscape.odg को अगर ओपन करता हूँ तो ये है मेरा अभी पेंटिंग। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि स्नैपशॉट क्या होता है। देखिए सबसे स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, एक पहाड़ था। ठीक है, और यहाँ से एक नदी बह रही थी, उसके अलावा और कुछ भी तो नहीं था ना। अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला जो मेरा वर्जन था यहाँ पर सिर्फ पहाड़ था और नदी बह रही थी, मुझे उस सिचुएशन में जाना है, यानी उस वक्त का जो स्नैपशॉट है मुझे वो यहाँ पर स्क्रीन पे लेकर के आना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ 2-3 चीज़ें, उसके बाद मैं इसका थ्योरी बताऊँगा ताकि आप लोगों को स्नैपशॉट क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, स्नैपशॉट को आप वर्जन की तरह भी समझ सकते हैं। जो मेरा पहला वर्जन था मेरे प्रोजेक्ट का, जहाँ पर सिर्फ पहाड़ था और एक सूरज था, मुझे उस वर्जन में जाना है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी कमिट किए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गिट लॉग कमांड का। आप देख सकते हैं यहाँ पर गिट लॉग एग्जीक्यूट करने पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैसेज दिखाई दे रहा होगा, ट्री एडेड इन लैंडस्केप। ठीक है, सन एडेड। इसके पहले वाले स्टेट में क्या था, लैंडस्केप, माउंटेन, रिवर। मुझे इस स्टेट में अगर जाना है, ठीक है, मुझे इस स्टेट में अगर जाना है तो मुझे ये चेकसम का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, मैं इस चेकसम को कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर मुझे उस पोजीशन पे जाना होगा, उस सिचुएशन में जाना होगा या उस वर्जन में मुझे जाना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर गिट चेकआउट, यहाँ पर अपना चेकसम डाल देंगे। अब अगर इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पहाड़ है और नदी है। जो हमने पेड़ बनाया था वो नहीं है, और हमने जो यहाँ पे सन ड्रॉ किया था वो भी नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्नैपशॉट। ये क्या था, मेरा पहला वर्जन का स्नैपशॉट। ठीक है, अगर मुझे सेकंड वर्जन पे जाना होगा तो सेकंड वर्जन पे भी जा सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन पे आना होगा तो लेटेस्ट वर्जन पे भी आ सकते हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट वर्जन पे आकर के दिखाता हूँ। मैं यहाँ लगता हूँ गिट चेकआउट मास्टर। ठीक है, ये मास्टर क्या होता है, चेकआउट क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में इसे डिस्कस करेंगे, नो वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी देखिए क्या हो गया, स्विच टू ब्रांच मास्टर। ठीक है, अभी इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो मुझे ये लेटेस्ट वाला दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पास पहाड़ भी है, सूरज भी है, पेड़ भी है। ठीक है, अब मैं अगर जाना चाहता हूँ सेकेंड वर्जन पे, सेकेंड वर्जन में हमारे पास क्या था, सेकेंड वर्जन में हमारे पास क्या था, ये पहाड़ था, ये नदी बह रहा था, उसके साथ साथ हमारे पास एक सूरज भी था। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वर्जन पे भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ गेट लॉग। देखिए ये रहा हमारा सेकेंड वर्जन, मैंने यहाँ लिखा था सन एडेड। तो चलिए इस वर्जन पे जाने के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ उस चेकसम को। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ गिट चेकआउट, और उस चेकसम को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये सेकेंड वर्जन पे आ गया। ठीक है, अभी मैं इसे ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, ये सूरज है, और यहाँ से ये नदी बह रही है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक पेंटिंग के थ्रू इसलिए समझाया ताकि एक आम यूज़र भी इससे समझ सके कि क्या प्रॉब्लम थी विदाउट गिट और क्या गिट हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम लोग जब चाहें जिस वर्जन में जाना चाहें उस वर्जन में जा सकते हैं। ठीक है, और हमें अलग अलग करके सेपरेट उस फाइल को स्टोर भी नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ एक ही फाइल है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ एक ही फाइल है हमारे पास, वही फाइल बार बार मॉडिफाई हो रहा है और हम लोग जो वर्जन में जाना चाहें इस फाइल का उस वर्जन में जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गिट कमिट किसे बोलते हैं, गिट कमिट करने से हम लोग एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं, स्नैपशॉट यानी कि एक वर्जन। ठीक है, और जब चाहे उस वर्जन में हम लोग जा सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गिट कमिट क्या होता है। अब आइए अभी तक हमने जो कुछ भी क्रिएट किया उसे फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस प्रोजेक्ट 1 नाम के फोल्डर को डिलीट करता हूँ।
ठीक है, मैं इस फोल्डर से बाहर आ जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं इस प्रोजेक्ट 1 नाम के फ़ोल्डर को डिलीट करता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है, एक नया फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब अगर मुझे इस फोल्डर को एक गिट रिपोजिटरी बनाना होगा तो क्या करना होगा, मैं उस डायरेक्टरी के अंदर पहले चले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर ले रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, इसे हम लोग अगर रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गिट इनिट कमांड का। अभी ये क्या हो गया, एक गिट रिपोजिटरी बन गया। गिट रिपोजिटरी बनाने के बाद इसके अंदर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जैसे कि अपना यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस सेट करना होता है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट config -- local user.email और अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। git config -- local user.name और यहाँ पर अपना यूज़र नेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इन कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस चेक करना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, git config user.email, इससे हम लोगों का ईमेल एड्रेस पता चल जाएगा। अगर नेम चेक करना हुआ तो git config user.name। ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करना रहा तो मैं फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ, file1.txt। ठीक है, एक फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। आइए इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिस इज़ लाइन 1 और मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे कि हमारे रिपोजिटरी का क्या स्टेटस है। स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट स्टेटस कमांड का। ठीक है, ये बता रहा है कि एक फ़ाइल है इसके अंदर, लेकिन वो अनट्रैक्ड है, यानी गिट के पास उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसे अगर हम लोग ट्रैक लिस्ट में डालना चाहते हैं, यानी मैं चाहता हूँ इसे गिट ट्रैक करना स्टार्ट कर दें, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में सेंड कर देंगे। उसके लिए हम लोग लिखते हैं गिट ऐड और अपने फाइल का नेम। ठीक है, अगर मैं इसी तरह मल्टीपल फाइल क्रिएट करना चाहूँ तो और भी मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर इन सब को एक साथ ही मुझे ट्रैकिंग लिस्ट में डालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं गिट स्टेटस करके क्या दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, गिट स्टेटस के साथ एक एस फ्लैग भी है। ये क्या करता है, शॉर्ट में ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। देखिए यहाँ पर 3 फाइल ऐसे हैं जो अनट्रैक्ड है, क्वेश्चन मार्क मतलब अनट्रैक्ड है। अगर मैं तीनों को चाहता हूँ ट्रैकिंग लिस्ट में डालने के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे गिट ऐड और एक एक करके सारा फाइल का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, फाइल 2 स्पेस फाइल 3 स्पेस फाइल 4, या फिर गिट ऐड डॉट कर देने से ये तीनों का तीनों फाइल ऐड हो जाएगा ट्रैकिंग लिस्ट में। ठीक है, यानी कि स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। चलिए मैं इसे एंटर करता हूँ और फिर से इसका स्टेटस चेक करते हैं, गिट स्टेटस -s। अब आप देख सकते हैं ये चारों को चारों फाइल को गिट ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। ये चारों फाइल स्टेजिंग एरिया में है। कमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिट कमिट -m और यहाँ पर हमारा मैसेज होता है। ठीक है, मैं मैसेज डालता हूँ यहाँ पर फर्स्ट कमिट और मैंने फाइल 1 के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिटेन समथिंग इन फाइल 1। ये सारा का सारा मैंने कमिट कर दिया। कमिट मतलब क्या, मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया। अभी जो भी ये स्टेट है इसका, उसका मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं गिट स्टेटस कमांड से। ठीक है, गिट स्टेटस कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी एवरीथिंग इज़ क्लीन। अब आइए मूव करते हैं थ्योरी की तरफ। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर से प्रैक्टिकली आएंगे, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। गिट रीस्टोर क्या करता है, जो भी चेंजेस हमने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर किया वो उसे डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, बेहद ही आसान है। गिट रीस्टोर और यहाँ पे हमारा फाइल नेम होगा। अगर हम लोग एक साथ सारा का सारा फाइल को रीस्टोर करना चाहते हैं, हम लोग यूज करेंगे गिट रीस्टोर डॉट। अगर हमारा फाइल स्टेजिंग एरिया में है, स्टेजिंग एरिया से अगर हम लोग फाइल को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गिट रीस्टोर -staged और यहाँ पर अपना फाइल का नाम डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा फाइल जो स्टेजिंग एरिया में है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी कि हमने कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखा है तो वो कार्ट से रिमूव हो जाएगा। कार्ट से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, गिट रीस्टोर -staged। ठीक है, गिट कमिट क्या करता है, गिट कमिट हमारे रिपोजिटरी का स्नैपशॉट लेने का काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि पहले ऐड करें उसके बाद कमिट करें, यानी कि एक ही साथ हम लोग ऐड भी कर लें और कमिट भी कर लें, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे -a फ्लैग का। ठीक है, -a फ्लैग की मदद से हम लोग ऐड भी कर लेते हैं अपने फाइल को स्टेजिंग एरिया में और उसके बाद लगे हाथ कमिट भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है गिट चेकआउट। गिट चेकआउट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ब्रांच में चेकआउट कर सकते हैं या फिर कोई पार्टिकुलर वर्जन पे चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट में यानी कि स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उस सिचुएशन में जा सकते हैं।
ठीक है, नेविगेट कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू नेविगेट बिटवीन द वर्जन्स ब्रांचेस ऑफ द प्रोजेक्ट और रिपोजिटरी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है गिट लॉग। गिट लॉग की मदद से हम लोग अपने लॉग चेक कर सकते हैं, यानी कि कौन सी यूज़र ने कब कमिट किया है, क्या कमिट किया है, वो सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं गिट लॉग में। ठीक है, जितने भी कमिट्स हुए हैं सारे यूजर्स के द्वारा वो सब कुछ मुझे गिट लॉग के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फर्दर फिल्टरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसे भी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, अब आइए प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। एक स्टेप मैं पीछे जाता हूँ, इस प्रोजेक्ट में डिलीट करता हूँ। ठीक है, और आइए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट मैंने दे दिया। अब आइए टर्मिनल में उस डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट कर लेते हैं। अब मुझे इस डायरेक्टरी को एक गिट रिपोजिटरी बनाना है। गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट इनिट। ठीक है, इसके अंदर हमें वन टाइम एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होता है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट कॉन्फ़िग -- लोकल यूज़र डॉट नेम और अपना नेम सेट कर लेते हैं। इसी तरह अपना ईमेल सेट करने के लिए यूज़र डॉट ईमेल और अपना ईमेल सेट कर लेते हैं। ठीक है, गिट स्टेटस की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि रिपोजिटरी का क्या स्टेटस है। अभी सब कुछ क्लीन है। ठीक है, अब आइए इसके अंदर दो फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं फाइल क्रिएट करता हूँ टच, फाइल का नाम मैं लिखता हूँ file1.txt। एक और फाइल क्रिएट करता हूँ file2.txt। ये हो सकता है आपके कंप्यूटर में टच कमांड के थ्रू ना क्रिएट हो, क्योंकि आप विंडो यूज़र हो सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, नोटपैड ओपन करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक लिनक्स यूज़र हूँ, इसलिए मैं टच कमांड के थ्रू क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं जैसे इंटर हिट करूँगा दो नया फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आइए इसके अंदर कुछ कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज file1 एंड वर्जन 1। ठीक है, ये मेरा पहला वर्जन है। ठीक है, मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ, क्लोज कर ले रहा हूँ। इसी तरह मैं सेकंड फाइल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ लिख ले रहा हूँ, हाय आई एम अल्ताफ एंड आई एम टीचिंग गिट। ठीक है, दिस इज वर्जन 1। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और इसे क्लोज कर ले रहा हूँ। अभी आइए गिट स्टेटस की मदद से देखते हैं कि रिपोजिटरी का स्टेटस क्या है। अभी देखिए इसने बताया दो फाइल अनट्रैक्ड है। इसे ट्रैकिंग लिस्ट में डालने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं गिट ऐड डॉट। डॉट क्या करता है, जितने भी फाइल्स हैं उन सब को स्टेजिंग एरिया में डाल देता है। ठीक है, अभी देखते हैं गिट स्टेटस से, तो बता रहा है दो फाइल स्टेजिंग एरिया में है। ठीक है, अगर आप इसे कमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं गिट कमिट कमांड को। हम लोग यहाँ लिखेंगे गिट कमिट -m और यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्जन 1। ठीक है, अभी देखते हैं गिट स्टेटस करके, देखिए सब कुछ यहाँ पे क्लीन है। ठीक है, अब आइए फाइल 2 के अंदर फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फाइल 2 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2-3 लाइन के बाद, हाय आई एम डूइंग गुड, दिस इज वर्जन 2। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं अगर चेक करता हूँ गिट स्टेटस, ये क्या बता रहा है, ये मेरा फाइल है मॉडिफाइड है। ठीक है, ये हमारा फाइल क्या है, मॉडिफाइड है। मैंने आप लोगों को वो डायग्राम दिखाया था ना, एक बार फिर से मैं वो डायग्राम दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने फाइल क्रिएट किया था, वो क्या था, अनट्रैक्ड था। ठीक है, उसे हम लोग गिट ऐड करके स्टेजिंग एरिया में डाल दिए। ठीक है, फिर उसे हम लोग कमिट कर दिए। कमिट करने के बाद फिर से जब मॉडिफाई किए तो वो मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, फिर से उसे स्टेजिंग एरिया में डालेंगे, कमिट करेंगे, मॉडिफाई फिर करना होगा तो कर सकते हैं, और ये साइकिल चलता ही रहेगा। ठीक है, अब इस मॉडिफाइड फाइल को हम लोग फिर से स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। मैं लिखता हूँ गिट ऐड डॉट, ये स्टेजिंग एरिया में चला गया। हम लोग गिट स्टेटस की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में चला गया। अब चलिए इसे कमिट करते हैं फिर से। मैं लिखता हूँ गिट कमिट -m और मैं यहाँ लिखता हूँ वर्जन 2। ठीक है, अब ये फिर से मेरा वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन हो गया। मैं दिखाता हूँ गिट स्टेटस, सब कुछ क्लीन है। अब मैं फाइल 1 को ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। आई एम राइटिंग दिस फॉर वर्जन 3। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ और अपने टर्मिनल पे आकर के मैं चेक करता हूँ गिट स्टेटस। अभी क्या बता रहा है, मेरा फाइल 1 मॉडिफाइड है। ओके, ठीक है, फाइल 1 मॉडिफाइड है। मैं चाहता हूँ मेरा जो मॉडिफाइड हो गया ये फाइल, इसे मैं क्लीन कर दूँ, यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी में अपना क्लीन कर लूँ, जो भी चेंजेस थे मैं उसे वापस से हटा दूँ।
उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं git restore कमांड का। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है git restore और यहाँ पे हमारा फाइल नेम होगा। ये कमांड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू डिस्कार्ड दी चेंजेस इन दी वर्किंग डायरेक्टरी। जो मैंने चेंजेस ऐड किया था, यहाँ पे मैंने क्या चेंजेस ऐड किया, आई एम राइटिंग दिस फॉर वर्जन 3, ये चेंजेस मैंने ऐड किया। मैं चाहता हूँ ये चेंजेस जो भी मैंने ऐड किया उसे मैं क्लीन कर दूँ, ऑटोमेटिक वो हट जाए, जो भी चेंजेस मैंने किया था मेरा वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिट रीस्टोर कमांड यूज़ करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट रीस्टोर, और सारा का सारा फाइल को अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो डॉट कर दें, अगर कोई पार्टिकुलर फाइल को रीस्टोर करना चाहते हैं तो फाइल का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फाइल 1 लिखूँगा तो भी यही रिस्टोर होगा, डॉट भी लिख दूंगा तो भी यही रिस्टोर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही फाइल के अंदर अभी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अभी फाइल 1 मैं लिखता हूँ file1.txt, जैसे इंटर हिट करूँगा और इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था आई एम राइटिंग दिस फॉर वर्जन 3 वो यहाँ से हट चुका है। गिट रीस्टोर का यूज़ हम लोग करते हैं जो भी चेंजेस हमने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर किया है उसे डिस्कार्ड करने के लिए, उसे अंडू करने के लिए। ठीक है, गिट रीस्टोर आपको समझ में आ गया। फिर से मैं फाइल 1 के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ वर्जन 3, मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अभी हम लोग फिर से स्टेटस चेक करेंगे, गेट स्टेटस। हम लोग -s का भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में देखने के लिए। अभी देखिए ये क्या बता रहा है, एम फॉर मॉडिफाइड, यानी फाइल 1 मॉडिफाइड है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे स्टेजिंग एरिया में ऐड कर सकते हैं या फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड करने के लिए गिट रीस्टोर यूज़ करेंगे, स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए गिट ऐड यूज़ करेंगे। अभी मैं इसे स्टेजिंग एरिया में डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिख दूंगा गिट ऐड और फाइल का नेम, फाइल का नेम भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं। अभी मैं फाइल का नेम लिख करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, डॉट मतलब ऑल फाइल। ठीक है, कोई पार्टिकुलर फाइल को करना है तो फाइल का नाम लिख देंगे। मल्टीपल फाइल को ऐड करना है स्टेजिंग एरिया में तो फाइल 1 के बाद स्पेस दे करके फाइल 2, फाइल 3 ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं जैसे एंटर हिट करूँगा और मैं आपको फिर से इसका स्टेटस दिखाऊंगा, ये बता रहा है मैंने उस फाइल को मॉडिफाई करके स्टेजिंग एरिया में डाल दिया है। ठीक है, कलर आप देख सकते हैं। मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस। ठीक है, -s को हटा दे रहा हूँ, ये मुझे वर्बस मोड में दिखाएगा। ठीक है, देखिए ये बता रहा है मॉडिफाई किया मैंने इस फाइल को। ठीक है, अगर आप इसे कमिट करना चाहते हैं तो हम लोगों को यूज़ करना होगा गिट कमिट। अगर मैं चाहता हूँ इस फाइल को जो मैंने यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया है, मैं चाहता हूँ ये बस स्टेजिंग एरिया से हट जाए। स्टेजिंग एरिया से हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट रीस्टोर -- स्टेज फ्लैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ गिट रीस्टोर -- स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे अपना फाइल नेम पास कर देंगे file1.txt। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी देखते हैं गिट स्टेटस करके। तो देखिए वो फाइल जिसे मैंने अभी स्टेजिंग एरिया में डाला था उससे हमने हटा दिया स्टेजिंग एरिया से। ठीक है, अभी हमारा फाइल मॉडिफाइड है। अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में डालेंगे। स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए क्या करते हैं, गिट ऐड और फाइल का नाम। ठीक है, या डॉट भी लिख सकते हैं। गिट ऐड में करूँगा तो क्या होगा, ये स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। देखिए अभी ये स्टेजिंग एरिया में चला गया है। मैं गिट स्टेटस दिखाता हूँ, ये अभी स्टेजिंग एरिया में चला गया। ठीक है, इसे कमिट कर सकते हैं यहाँ से या फिर इसे स्टेजिंग एरिया से हटा सकते हैं। स्टेजिंग एरिया से हटाने के लिए क्या करते हैं, गिट रीस्टोर -- स्टेज। ठीक है, मैं लिखता हूँ गिट रीस्टोर -- स्टेज और अपना फाइल का नाम। ठीक है, या फिर डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर दिखाऊँ गिट स्टेटस तो ये स्टेजिंग एरिया से हट गया। अगर मैं अपना वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गिट रीस्टोर और फाइल का नाम। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है जी, थोड़ा सा फ़र्क है। हम लोग -- स्टेज फ्लैग का यूज़ करके स्टेजिंग एरिया से फाइल को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग -- स्टेज नहीं करते हैं, हमारा फाइल स्टेजिंग एरिया में नहीं है, तो गिट रीस्टोर से हमारा क्या होगा, वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसे फिर से हम लोग स्टेजिंग एरिया में डाल के कमिट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m वर्जन 3। ठीक है, वर्जन 3 मैंने डाल दिया। अब हमें अगर लॉग चेक करना होगा कि अभी तक हमने कितने कमिट किए हैं इसमें। ठीक है, कब कब कमिट किए हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें गिट लॉग में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं गिट लॉग। ठीक है, गिट लॉग करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे वर्जन क्रिएट किए, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, 3 वर्जन क्रिएट किए हैं। ठीक है, अभी मैं अपना फाइल ओपन करता हूँ file2.txt। इसके अंदर तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया था वर्जन 3 में। ठीक है, इसके अंदर मैंने चेंजेस किया था वर्जन 3 में। अगर मैं अभी फर्स्ट वर्जन में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्या लिखूँगा, गिट चेकआउट। मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट। ठीक है, फर्स्ट वर्जन का यहाँ पर मैं हैश पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी हमारा क्या होगा, ये जितने भी फाइल्स है इसके अंदर वो फर्स्ट वर्जन में चले जाएंगे। अभी देखिए फर्स्ट वर्जन में क्या था, इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखा हुआ था। ठीक है, फाइल 2 के अंदर
भी एक ही लाइन लिखा हुआ था, ठीक है। हाय आई एम अल्ताफ, आई एम टीचिंग गिट, दिस इज वर्जन 1, ठीक है। फर्स्ट वर्जन में मैंने इतना ही लिखा था, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सेकेंड वर्जन में जाना तो सेकेंड वर्जन में भी ईजिली जा सकते हैं। सेकेंड वर्जन का हैश क्या था, सेकेंड वर्जन का है चेकसम ये है, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे गिट चेकआउट और यहाँ पे अपना चेकसम डाल देंगे। अभी क्या होगा, ये सेकेंड वर्जन में चला जाएगा। अभी मैं फिर से इसे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया था सेकेंड वर्जन के अंदर, लेकिन इसके अंदर मैंने चेंजेस किए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं हाई आई एम डूइंग गुड, दिस इज वर्जन 2, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड वर्जन के अंदर आ गए। अगर मैं चाहता हूँ लेटेस्ट वर्जन के अंदर आ जाऊँ, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन के अंदर आने के लिए हम लोग या तो चेकसम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना ब्रांच का नाम डाल सकते हैं। अभी देखिए मास्टर किसको पॉइंट कर रहा है, लेटेस्ट चेकसम को। तो अगर हम लोग लेटेस्ट वर्जन में आना चाहते हैं तो ये वर्जन भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर मास्टर भी लिखेंगे तो भी आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ गिट चेकआउट और मैं यहाँ लिखता हूँ मास्टर, ठीक है। अभी देखिए फाइल 1 के अंदर हम लोग वर्जन 3 में भी पहुँच गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग आ सकते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गिट चेकआउट का क्या यूज है। गिट चेकआउट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी ब्रांच में स्विच करने के लिए या किसी भी पार्टिकुलर वर्जन में चेकआउट करने के लिए, ठीक है। यानी कि चेकआउट की मदद से हम लोग ब्रांच में नेविगेट कर सकते हैं, इसके अलावा अपने वर्जन में भी नेविगेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को गिट चेकआउट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं गिट लॉग के अंदर और कौन कौन से फिल्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। गिट लॉग को अगर हम लोग देखिए, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर गिट लॉग, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे 1 लाइन में इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना होगा 1 लाइन फ्लैग। मैं लिखता हूँ गिट लॉग -1 लाइन, ठीक है। अभी देखिए एक एक लाइन में मुझे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए इतना सा मुझे चेकसम मिल रहा है ना, हम लोग इतना चेकसम से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर मुझे वर्जन 1 में जाना होगा, ठीक है, वर्जन 1 में जाना होगा, मैं लिखता हूँ कॉपी, तो वर्जन 1 में जा सकता हूँ। मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट, ठीक है, और मैं यहाँ पर अपना चेकसम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ पहला लाइन ही दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी हम लोग वर्जन 1 में हैं, ठीक है, वर्जन 1 में है। वापस हमें अगर लेटेस्ट वर्जन में आना होगा तो क्या कर सकते हैं, गिट चेकआउट मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम लोग लेटेस्ट वर्जन में आ गए हैं। ऑलराइट, तो 1 लाइन फ्लैग का यूज आपको समझ में आया। सिंपल स्ट्रेट एक लाइन में अगर हम लोगों को लॉग देखना होगा तो गिट लॉग -1 लाइन फ्लैग का यूज करेंगे, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, 1 लाइन में लॉग चेक करते हैं। अब आइए देखते हैं गिट लॉग के साथ और कौन कौन से फ्लैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सिर्फ किसी पार्टिकुलर फाइल का लॉग चेक करना होगा, ठीक है, तो गिट लॉग के बाद अपना फाइल नेम पास कर देंगे, ठीक है। तो मुझे उस पार्टिकुलर फाइल से रिलेटेड जितना भी लॉग होगा वो दिखाई देगा। -ग्रेप फ्लैग की मदद से हम लोग अपने लॉग के अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं कि हम लोग किसी पार्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर भी गिट लॉग चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 तरह का फ्लैग है, अनटिल एंड बिफोर। यहाँ पे हम लोगों को ईयर, मंथ एंड डेट के फॉर्म में अपना डेट पास करना होगा। अब आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। हमें अगर सिर्फ फाइल 1 का लॉग चेक करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे गिट लॉग और फाइल का नाम पास कर देंगे। अभी देखिए फाइल 1 से रिलेटेड हमें सिर्फ सारा का सारा यहाँ पे लॉग दिखाई देगा। फाइल 1 में देखिए हमने सिर्फ वर्जन 1 के अंदर चेंजेस किया था, वर्जन 3 के अंदर चेंजेस किया था, ठीक है। फाइल 2 से रिलेटेड चाहिए होगा हमें लॉग, तो हम लोग लिखेंगे गिट लॉग file2.txt। अभी देखिए फाइल 2 के अंदर हम लोग कब चेंजेस किए थे, वर्जन 1 में चेंजेस किए थे एंड वर्जन 2 में चेंजेस किए थे, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ सर्च करना जिसके अंदर भी 1 अकर हुआ है, 1, ठीक है, वो लॉग मुझे दिखाई दे, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गिट लॉग, ठीक है, -grep और मैं यहाँ लिखता हूँ 1, ठीक है। तो जिस लॉग के कमिट मैसेज के अंदर 1 लिखा हुआ था वो यहाँ पर आपको लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसी कमिट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस कमिट मैसेज के अंदर 1 लिखा हुआ है ना, इसीलिए सिर्फ यही कमिट मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वर्जन लिख दूँ फिर क्या होगा, वर्जन तो तीनों के अंदर लिखा हुआ था ना, तो तीनों मुझे दिखाई देगा, तीनों वर्जन यहाँ पे आ जाएगा वर्जन, ठीक है। यहाँ पे भी वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वर्जन लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी वर्जन लिखा है, ठीक है। तो अपने कमिट मैसेज के अंदर भी हम लोग सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ -grep फ्लैग। अब आइए देखते हैं कि हमने अपने फाइल के अंदर जो चेंजेस किए हैं उसके डिफरेंसेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे git diff कमांड का। git diff एग्जीक्यूट करने पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया के बीच में कंपैरिजन करके दिखाता है, ठीक है। git diff हेड कमांड की मदद से वर्किंग डायरेक्टरी
एंड लास्ट कमिट के बीच में डिफरेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह git diff हाइफन स्टेज फ्लैग की मदद से स्टेजिंग एरिया एंड लास्ट कमिट के बीच में डिफरेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह दो वर्जन के बीच के डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं git diff और पहले वर्जन का चेकसम स्पेस दूसरे वर्जन का चेकसम। ठीक है, आइए इन चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फाइल 1 को ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। मैंने ये लाइन को ऐड कर दिया। अब आइए इसे सेव करते हैं और इसे क्लोज कर ले रहे हैं। इसी तरह मैं फाइल 2 को भी ओपन कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ऐड कर दिया। अब इसे सेव करते हैं और क्लोज कर ले रहे हैं। रिपोजिटरी का स्टेटस चेक कर लेते हैं एक बार गिट स्टेटस की मदद से। आप देख सकते हैं मैंने दोनों फाइल को मॉडिफाई कर दिया है। दोनों फाइल को हम लोग स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं गिट ऐड कमांड का। ठीक है, गिट ऐड डॉट मतलब करेंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल हैं उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दो। ठीक है, मैं एंटर हिट करता हूँ, ये दोनों फाइल स्टेजिंग एरिया में चला गया। फिर से स्टेटस चेक कर ले रहे हैं, ये दोनों फाइल स्टेजिंग एरिया में चला गया। फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ। मैं फाइल 2 को भी ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैं इस लाइन को रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसे सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसे क्लोज करता हूँ। अब आइए गिट स्टेटस की मदद से फिर से देखते हैं रिपोजिटरी का स्टेटस। अभी देखिए दो फाइल मेरे स्टेजिंग एरिया में थे। ठीक है, मैंने उन्हीं फाइल को फिर से मॉडिफाई कर दिया। अब स्टेजिंग एरिया में जो फाइल है और वर्किंग डायरेक्टरी में जो फाइल है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करेंगे गिट diff कमांड का। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट diff, दोनों फाइल का कंपैरिजन ये कर देगा स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी के बीच में। अभी आप देखिए फाइल 1 का कंपैरिजन हो रहा है। फाइल 1 में मैंने क्या किया है, फाइल 1 में मैंने 2 ब्लैंक लाइन ऐड किए हैं और एक लाइन में मैंने लिखा है हाई आई एम फाइल 1 एंड आई एम इन वर्किंग डायरेक्टरी। फाइल 2 में मैंने क्या किया है, एक लाइन को रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस सिंबल आपको बताते हैं कि आपने कितने लाइन ऐड किए हैं। ठीक है, और माइनस सिंबल बताते हैं कि आपने कौन से लाइन रिमूव किए हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपको फाइल का नेम दिखाई देगा। ठीक है, कि आप कौन सा फाइल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। फाइल 2 का ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसी तरह फाइल 1 का इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंसेस यहाँ पे दिख गए। अब अगर हमें सिर्फ फाइल 1 का ही डिफरेंसेस देखना रहता तो यहाँ पे हम लोग फाइल भी पास कर सकते थे। और मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ फाइल 1 कि फाइल 1 के वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी आप देखिए मैंने फाइल 1 में क्या किया था, 2 ब्लैंक लाइन ऐड किया था और एक लाइन में लिखा था आई एम फाइल 1 आई एम इन वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, ये डिफरेंस था। अभी आपको फाइल 2 का कहीं पे भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर फाइल का डिफरेंस चेक करने के लिए हम लोग उसका फाइल नेम पास कर देते हैं। इसी तरह अगर हमें वर्किंग डायरेक्टरी और लास्ट कमिट के बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हुए तो उसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे गिट diff हेड। ठीक है, ध्यान रहे ये हेड सारा का सारा अपर केस में होना चाहिए। ठीक है, फाइल 1 का कंपैरिजन हो रहा है। फाइल 1 में मैंने क्या किया, 2 ब्लैंक लाइन ऐड किया था। देन आई विल सेंड दिस टू स्टेजिंग एरिया ऑफ फाइल 1। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। फिर से अगेन 2 ब्लैंक लाइन और फिर मैंने ये लिखा है हाई आई एम फाइल 1 एंड आई एम इन वर्किंग डायरेक्टरी। ये फाइल 1 का सारा चेंजेस दिखाई दे रहा है। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी एंड लास्ट कमिट के बीच में। इसी तरह फाइल 2 का भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको सिर्फ फाइल 1 का इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो आप क्या करते, आप लास्ट में यहाँ पर फाइल नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टेजिंग एरिया और लास्ट कमिट के बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हुए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाइफन स्टेज्ड फ्लैग का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा गिट diff हाइफन स्टेज। ठीक है, इसी तरह हम लोग 2 वर्जन के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 वर्जन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं गिट diff वर्जन 1 का चेकसम एंड वर्जन 2 का चेकसम। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं दोनों वर्जन के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, मैंने वर्जन 2 में ये लाइन को ऐड किया था। ठीक है, फाइल 2 के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को गिट diff कमांड अच्छे से यूज करना आ गया होगा। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रांचिंग इन गिट। जब भी हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ब्रांचिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी फाइल क्रिएट किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, ये सारा का सारा हमने किया मास्टर ब्रांच में। मास्टर ब्रांच किसी भी रिपोजिटरी का डिफॉल्ट ब्रांच होता है, जिसे हम लोग मेन ब्रांच भी बोल सकते हैं। जो हमारा मेन सोर्स कोड होता है वो डिफॉल्ट ब्रांच के अंदर स्टोर होता है। ठीक है,
अब आइए देखते हैं कि ब्रांचिंग का आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा हमें। मान लीजिए आपका प्रोडक्शन में कोई कोड चल रहा है, अब आपको उसमें कोई एक नया फीचर ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग उस मेन ब्रांच को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, हम लोगों को एक नया ब्रांच क्रिएट करना होगा, ठीक है। जो भी चेंजेस करने हैं हमें उस नया ब्रांच के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर लेंगे, जब वेरीफाई हो जाएगा फिर उसे मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो मेन ब्रांच है, जो मास्टर ब्रांच है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसे मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी मान लीजिए आपका कोड यहाँ पे है, ठीक है, ये है आपका ग्रीन वाला मेन ब्रांच, ठीक है। मेन ब्रांच में आपका काम हो रहा है, इसमें प्रोफेशनल डेवलपर्स लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है इसमें। मान लीजिए किसी के दिमाग में कुछ नया एक आइडिया आया, वो नया फीचर को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उस ब्रांच पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। वो उस ब्रांच में उसे क्रिएट करेंगे, टेस्ट करेंगे, वेरीफाई कर देने के बाद वापस से उसे मेन ब्रांच में मर्ज कर देंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, हमारा जो मेन ब्रांच है, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मेन ब्रांच ये अफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा हम लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला, यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेलल डेवलपमेंट किया। कुछ लोग मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे थे, कुछ लोग ये एक्सपेरिमेंटल ब्रांच पे काम कर रहे थे, इसमें कुछ नया फीचर ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। वो फीचर जब टेस्ट कर लिए वे सारे लोग, फिर हमने जब वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये फीचर बढ़िया से काम कर रहा है, फिर उसे मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर दिए। तो देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो हमारा मेन ब्रांच अफेक्ट नहीं हो रहा है और साथ ही साथ एक पैरेलल डेवलपमेंट हो रहा है। अब आइए देखते हैं हमारे पास कितने ब्रांच है, उन ब्रांच को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। ब्रांच को लिस्ट करने के लिए हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं git branch कमांड का, ठीक है। ये हमें सारा का सारा ब्रांच को लिस्ट आउट कर देगा, ठीक है। इसी तरह ब्रांच को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं git branch और यहाँ पे ब्रांच नेम पास कर देंगे तो एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं git branch -d और यहाँ पे अपना ब्रांच नेम पास कर सकते हैं। अगर हमने उस ब्रांच को ऑलरेडी मर्ज नहीं कर रखा है तो -d से हमारा ब्रांच डिलीट नहीं होगा, लेकिन उसे फोर्सफुली डिलीट करने के लिए हम लोग D एज अ फ्लैग पास कर सकते हैं। अभी अगर हमें सारे ब्रांच को लिस्ट आउट करना होगा, उसके लिए हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे git branch, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो है मास्टर ब्रांच, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है गिट में, ठीक है। ब्रांच क्रिएट करने के लिए टाइप करेंगे git branch और यहाँ पे ब्रांच नेम स्पेसिफाई कर देंगे। अभी हम लोग फिर से ब्रांच का लिस्ट चेक करते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे git branch। अभी देखिए हमारे पास 2 ब्रांच अवेलेबल हो गए। मुझे एक और ब्रांच क्रिएट करना रहा, फिर से हम लोग लिख सकते हैं git branch, एक नया नाम पास कर देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ branch 2, ठीक है। एक और ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, फिर से लिस्ट करते हैं इसे। अभी देखिए हमारे पास 3 ब्रांच हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें ब्रांच को डिलीट करना हुआ तो हम लोग लिखेंगे git branch -d और यहाँ पे पास कर देंगे branch 2। मैंने ब्रांच की स्पेलिंग गलत लिख दिया, मैं इसे फिर से लिखता हूँ। अभी हमारा ब्रांच 2 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से ब्रांच बचे हैं। मैं लिखता हूँ git branch, ठीक है। हमारे पास 2 ब्रांच ही बचे हैं, git branch -d न्यू ब्रांच। अभी देखिए न्यू ब्रांच भी डिलीट हो गया। अब चेक कर लेते हैं कौन कौन से ब्रांच मेरे पास बचे हैं। मैं लिखता हूँ git branch, हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच बचा, मास्टर। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में नेविगेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं चेकआउट कमांड का। मैं फिर से एक ब्रांच बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ git branch न्यू ब्रांच, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास एक नया ब्रांच आ गया है, ठीक है। अब मैं अगर इस ब्रांच में स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस ब्रांच में काम करना चाहता हूँ, तो इस ब्रांच में मैं कैसे स्विच करूँगा। अभी देखिए हम लोग कौन से ब्रांच में हैं, मास्टर। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये स्टार सिंबल की वजह से, इस स्ट्रिक सिंबल की वजह से हमें पता चल रहा है कि अभी हम लोग कौन से ब्रांच में हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ न्यू ब्रांच में कुछ काम करना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं git checkout कमांड का। मैंने आप लोगों को बताया था git checkout की मदद से हम लोग वर्जन के बीच में भी नेविगेट कर सकते हैं और ब्रांच के बीच में भी नेविगेट कर सकते हैं। तो देखिए हमें अगर न्यू ब्रांच के अंदर नेविगेट करना है तो हम लोग करेंगे git checkout न्यू ब्रांच, ठीक है। अभी देखिए ये बता रहा है न्यू ब्रांच के अंदर हमने नेविगेट कर लिया है। चलिए देखते हैं git branch करके। अभी आप देखिए न्यू ब्रांच के अंदर ये एस्ट्रिक सिंबल आ गया है, ठीक है। अभी हम लोग कौन से ब्रांच में हैं, न्यू ब्रांच में है। फिर से अगर हमें मास्टर में जाना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे git checkout मास्टर, ठीक है। अभी देखिए हम लोग फिर से मास्टर के अंदर आ गए हैं। ऑल राइट, git checkout -b ब्रांच नेम करने से
एक नया ब्रांच क्रिएट भी हो जाता है और उसके अंदर हम लोग नेविगेट भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक और भी कमांड है git switch -c, और ब्रांच नेम पास करने से भी हम लोग सेम चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अभी हमारे पास कितने ब्रांच हैं? 2 ही ब्रांच है, मास्टर एंड न्यू ब्रांच। मैं एक और ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूं और उसके अंदर स्विच भी कर लेना चाहता हूं। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे git checkout -b branch 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ब्रांच 3 क्रिएट भी हो गया है और उसके अंदर हम लोग स्विच भी हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गिट ब्रांच करके। ठीक है, तो देखिए ब्रांच 3 क्रिएट भी हो गया है और उसके अंदर हम लोग स्विच भी कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग गिट स्विच कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्विच -c फॉर क्रिएट। एक नया ब्रांच क्रिएट भी करना चाहते हैं और उसके अंदर स्विच भी करना चाहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रांच 4। ठीक है, तो देखिए एक नया ब्रांच क्रिएट भी हो गया ब्रांच 4 और उसमें हम लोग स्विच भी कर लिए हैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ गिट ब्रांच कमांड से। तो देखिए हमारे पास अभी 4 ब्रांच बन गए हैं और ब्रांच 4 के अंदर हम लोग नेविगेट भी कर लिए हैं। फिर से अगर हमें मास्टर में आना होगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं गिट चेकआउट मास्टर। ठीक है, अभी हम लोग मास्टर में आ गए। आपको यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि ब्रांच 1 और ब्रांच 2 एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड है। ठीक है, हम अगर ब्रांच 1 के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो ब्रांच 2 के अंदर नहीं दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट। ठीक है, मैं जाता हूँ ब्रांच 3 के अंदर। ठीक है, मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट ब्रांच 3। अभी ब्रांच 3 के अंदर मैं फाइल 1 को पूरा रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसे सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, और फाइल 2 को मैं डिलीट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी मेरा फाइल 2 डिलीट हो गया। अभी इसे हम लोग कमिट कर ले रहे हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ गिट कमिट -am। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग एक ही बार में ऐड और कमिट दोनों करना चाहते हैं तो A फॉर ऐड एंड M फॉर मैसेज। ठीक है, ऐड करते हैं और मैसेज डाल देते हैं चेंजेस डन, चेंजेस डन। ठीक है, ये हमने चेंजेस किसके अंदर किया? ब्रांच 3 के अंदर चेंजेस किया। तो क्या ये चेंजेस मास्टर ब्रांच के अंदर भी हो गया होगा? नहीं, ब्रांच मास्टर एंड ब्रांच 3 बिल्कुल एक दूसरे से आइसोलेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी देखिए मैं जैसे ही मास्टर ब्रांच में नेविगेट करूंगा वो सारा का सारा फाइल आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ गिट चेकआउट और मैं यहाँ लिखता हूँ मास्टर। ठीक है, तो देखिए ये फाइल फिर से आ गया और उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था वो अभी भी प्रिजर्व है। अगर मैं फिर से चेकआउट करता हूँ ब्रांच 3 के अंदर तो मैं ब्रांच 3 में चला जाऊँगा और ब्रांच 3 ब्रांच मास्टर से आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट ब्रांच 3। तो देखिए ये ब्रांच 3 का स्टेट है। देखिए मैं मास्टर में चेकआउट कर लिया हूँ। अब अगर मैं ब्रांच 3 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ गिट ब्रांच -d और ब्रांच का नाम। ठीक है, ब्रांच 3। अभी देखिए ब्रांच 3 मेरा डिलीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं ब्रांच 3 डिलीट हुआ? क्योंकि मैंने ब्रांच 3 को मास्टर में मर्ज नहीं किया अभी तक। ये मर्ज क्या होता है और कैसे होता है मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अनमर्ज ब्रांच को भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं फोर्सफुली। उसके लिए हम लोगों को यूज करना होगा कैपिटल D फ्लैग का। ठीक है, तो देखिए ये मैंने कैपिटल D अगर यहाँ पे पास कर दिया तो ये ब्रांच डिलीट हो जाएगा फोर्सफुली। अभी देखिए मैं यहाँ करता हूँ गिट ब्रांच, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्रांच बचे हैं। ब्रांच 3 डिलीट हो गया है। ऑलराइट, मैंने आप लोगों को बताया कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से आइसोलेटेड होता है। ठीक है, जब भी हम लोग गिट ब्रांच करते हैं तो एक तरह का लॉजिकल डुप्लीकेशन हो जाता है सारा फाइल का। ठीक है, तभी तो हम लोग ब्रांच 3 में जो फाइल को डिलीट किए थे ब्रांच मास्टर में वो सारा चीज़ प्रिजर्व था। अगर वो डुप्लीकेट नहीं करता तो मास्टर ब्रांच के अंदर भी वो फाइल डिलीट हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। ओके, अब देख लेते हैं ब्रांचिंग करने का क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो हम लोग पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग काम कर सकते हैं मल्टीपल फ्लोज इन आइसोलेटेड वे। हम लोग अपने सोर्स कोड को भी क्लीन वे में रख सकते हैं। जैसे एक ब्रांच प्रोडक्शन के लिए क्रिएट करके रख सकते हैं, एक ब्रांच एक्सपेरिमेंट के नाम से क्रिएट करके रख सकते हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ब्रांचिंग क्रिएट करने से हम लोगों को कोई नया फीचर भी इंप्लीमेंट करने में आसानी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन ब्रांच रहता है वो अनडिस्टर्ब रहता है। हम लोग बिना मेन ब्रांच को डिस्टर्ब किए एक नया ब्रांच क्रिएट करके उसमें नए फीचर को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें नए फीचर्स के कोड लिख सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं।
अब आइए देखते हैं ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं। ब्रांच को मर्ज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट मर्ज कमांड का। गिट मर्ज, और जो ब्रांच को मर्ज करना है वो ब्रांच का नाम लिख देंगे। ठीक है, पहले हम लोग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है, जिस ब्रांच में मर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद जिस ब्रांच को मर्ज करना है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे पास कर लेंगे। ठीक है, आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ, ब्रांच 3, और उसके अंदर नेविगेट भी करना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं गिट चेकआउट -b ब्रांच 3। ठीक है, अभी ब्रांच 3 के अंदर मैं आ गया। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इसे भी समझ सकते हैं कि मैं अभी ब्रांच 3 में हूँ। ठीक है, पहले मैं मास्टर में था और अभी मैं ब्रांच 3 में हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 फाइल और ऐड करता हूँ, टच फाइल 3.txt एंड फाइल 4.txt। ठीक है, मैंने 2 फाइल और क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मैं कुछ लिख भी देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने इसे सेव किया और इसे क्लोज कर लिया। ठीक है, ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, ब्रांच 3 में हो रहे हैं। ठीक है, मास्टर को इससे कोई भी मतलब नहीं है अभी। अब हम लोग फाइल 3 एंड फाइल 4 को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसे कमिट कर लेंगे। मैं लिखता हूँ गिट ऐड डॉट, उसके बाद मैं लिखता हूँ गिट कमिट -m, और मैं यहाँ लिखता हूँ 2 फाइल्स एडेड। ठीक है, इन ब्रांच 3। ठीक है, अभी क्या हो गया, ब्रांच 3 में मैंने 2 फाइल क्रिएट किया है और उसे कमिट कर लिया। ठीक है, अभी मैं नेविगेट करता हूँ मास्टर के अंदर, मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट। ठीक है, अभी मैं मास्टर के अंदर स्विच कर लिया, तो आप देख सकते हैं वो 2 फाइल यहाँ पे नहीं है। वो 2 फाइल्स कहाँ पे थे, वो 2 फाइल्स ब्रांच 3 में थे। तो मैं ब्रांच 3 को चाहता हूँ कि मास्टर के अंदर मर्ज कर लूँ। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट मर्ज कमांड का। ठीक है, गिट मर्ज, और मैं कौन से ब्रांच को मर्ज करना चाहता हूँ, ब्रांच 3 को। मैं लिखता हूँ ब्रांच 3। अभी क्या होगा, ब्रांच 3 में जो भी कमिट मैंने किया था वो मास्टर में आकर के मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अभी आप देख सकते हैं अभी मैं मास्टर ब्रांच में हूँ और इसके अंदर 2 फाइल्स और भी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर वो टेक्स्ट जो था वो भी प्रिजर्व है। ठीक है, आप लॉग भी चेक कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ गिट लॉग 2 फाइल एडेड इन ब्रांच 3। ब्रांच 3 में वो ऐड था और वो मैंने ब्रांच 3 से उठा करके मर्ज कर लिया मास्टर में। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम जानेंगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एक इवेंट है जो तब अकर होता है जब गिट 2 कमिट के बीच में जो डिफरेंसेस है उसे ऑटोमेटिक रिजॉल्व नहीं कर पाता है। गिट हमें बोलता है कि आप रिजॉल्व करके दीजिए और इसे दोबारा से कमिट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जाता हूँ फाइल 3 के अंदर। देखिए अभी मैं ब्रांच 3 के अंदर हूँ और फाइल 3 को मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, फाइल 3 के लाइन नंबर 1 में भी कुछ नहीं है, मैं लिखता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब इस चेंजेस को हम लोग कमिट कर लेते हैं एंड स्विच बैक टू मास्टर। उसके लिए मैं लिखूँगा गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m फाइल 3 मॉडिफाइड इन ब्रांच 3। अब मैं चेकआउट करता हूँ मास्टर में, मैं लिखूँगा गिट चेकआउट मास्टर। अब फाइल 3 के अंदर जाहिर सी बात है कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं होगा। अब इसके अंदर भी हम लोग सेम लाइन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। उसमें भी लाइन नंबर 1 के अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया था और इसमें भी लाइन 1 के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हाय आई एम इन मास्टर ब्रांच। ठीक है, इसे हम लोग करते हैं सेव और करते हैं क्लोज। इसे भी अब हम लोग करते हैं गिट ऐड डॉट गिट कमिट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास्टर। अब मैं चाहता हूँ ब्रांच 3 को मास्टर में मर्ज कर देना, तो जब मैं यहाँ लिखूँगा गिट मर्ज ब्रांच 3, यहाँ पे कुछ आउटपुट आया, इसे पढ़ते हैं। इसने बोला कि जब ये ऑटो मर्जिंग कर रहा था फाइल 3.txt में, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया है फाइल 3 में, जिसके वजह से ऑटोमेटिक मर्ज फेल हो गया है। अब हमें ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कीजिए और उसके बाद दोबारा से इसे कमिट कीजिए। चलिए फाइल 3 को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आया है। यहाँ पर ढेर सारे एरोज आए हुए हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि मास्टर ब्रांच में भी लाइन नंबर 1 में कुछ लिखा हुआ है और ब्रांच 3 में भी लाइन नंबर 1 में ही कुछ लिखा हुआ है। इन दोनों में से कौन सी लाइन को आप पहले रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो मैनुअली कर दीजिए। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि मास्टर ब्रांच के अंदर जो लिखा हुआ है
उसे पहले लाइन में रखूं और जो ब्रांच 3 के अंदर लिखा हुआ है उसे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो मैं इसके अलावा जितने भी यहाँ पर कुछ होंगे लिखे हुए सबको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसे मैं करूँगा सेव और इसे करता हूँ क्लोज। अब यहाँ पर जा कर के मैं इसे कमिट कर देता हूँ। अभी मैं स्टेटस देखता हूँ, गिट स्टेटस, इसने बोला मैंने फाइल 3 को मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ गिट ऐड डॉट, फिर से स्टेटस चेक करते हैं। अभी देखिए फाइल 3 मॉडिफाई हुआ है मेरा। अभी से हम लोग करते हैं कमिट। मैं लिखता हूँ गिट कमिट -m मर्ज रिजॉल्व। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ गिट लॉग। अभी आप अगर लॉग देखें तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। फाइल 3 को मैंने मॉडिफाई किया था ब्रांच 3 के अंदर, उसके बाद मैंने फाइल 3 को मॉडिफाई किया ब्रांच मास्टर के अंदर, और फिर मैंने मर्ज रिजॉल्व किया, दोनों को मर्ज करके यहाँ पे एक और कमिट यहाँ पे मैंने किया है और उसका नाम दे दिया मर्ज रिजॉल्व। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एक इवेंट है। ये तब अकर होता है जब गिट दो कमिट के बीच में डिफरेंसेस को ऑटोमेटिक रिजॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर उस केस में होते हैं जब दो कमिट्स में सेम लाइन के अंदर मॉडिफिकेशन किए गए हों। ठीक है, तो गिट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से लाइन को पहले रखना है और कौन से लाइन को बाद में रखना है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और हम लोगों को मैनुअली बताना पड़ता है गिट को कि कौन से लाइन को फर्स्ट में रखना है और कौन से लाइन को नेक्स्ट लाइन में रखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रीबेस के बारे में। गिट रीबेस हिस्ट्री को एकदम लीनियर रखता है। ठीक है, और जब वर्क फ्लो एकदम लीनियर रहेगा तो किसी भी डेवलपर के लिए समझना आसान हो जाएगा कि आखिर इस ब्रांच में चल क्या रहा था। ठीक है, इसमें हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा कमिट करने का ज़रूरत नहीं है। आइए इसे हम लोग समझते हैं ग्राफिकली। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, गिट रीबेस में और गिट मर्ज में। देखिए मान लीजिए ये है मेरा मेन ब्रांच। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुआ। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक और ब्रांच क्रिएट किया, उसका नाम है फीचर। ठीक है, उस वक्त मेन ब्रांच में भी कुछ चेंजेस चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा था। फीचर ब्रांच में भी यहाँ पर एक चेंजेस किया किसी ने, दोबारा से चेंजेस किया किसी ने। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस चल रहा था। अभी क्या होता है, अब मैं चाहता हूँ इस फीचर ब्रांच को मर्ज करना। तो जब मैं मर्ज करूँगा मर्ज कमांड के साथ, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला जो कमिट है उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये आगे इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये है मेरा मेन ब्रांच, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये है मेरा फीचर ब्रांच। ये मर्ज का एग्जांपल है। अभी हम लोग देखते हैं गिट रीबेस का कि गिट रीबेस क्या करता है। ठीक है, सेम एग्जांपल को लेते हैं। गिट रीबेस में मान लीजिए यहाँ पर ये है मेन ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कमिट हुआ। यहाँ से मैंने क्या किया, एक फीचर ब्रांच क्रिएट किया। ठीक है, एक फीचर ब्रांच क्रिएट किया। उसके बाद इसके अंदर कुछ और चेंजेस चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस चल रहा था। अभी जब मैं मर्ज करूँगा तो ये क्या होगा, ये पूरा जितना भी मैंने कमिट किया है ये पूरा का पूरा उठ करके यहाँ पे आएगा और आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1 और 2। ठीक है, ठीक है, ये किसका दिखाई दे रहा है आपको चेंजेस, जो मेरा फीचर ब्रांच था ये पूरा का पूरा उठ करके कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कमिट इसका वाला दिखाई देगा, इसका वाला फीचर ब्रांच का। ठीक है, तो ये फ़र्क है। और जब इस तरह से हो जाएगा तो किसी भी डेवलपर के लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि ये चेंजेस कब हुए थे। ठीक है, ये चेंजेस कब हुए थे, ऐसे करके किसी भी डेवलपर के लिए ये समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वर्क फ्लो है वो एकदम लीनियर हो जाएगा। इस केस में क्या होता था, गिट मर्ज में क्या होता था कि हमारा जो ये वाला चेंजेस था ये वाला यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यहाँ पर एक और कमिट करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, एक और कमिट करना पड़ता है हम लोगों को, और यहाँ पर बस पता चलेगा हम लोगों को, सिर्फ लास्ट कमिट यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लास्ट में ये कमिट हुआ था। ठीक है, ओवरऑल इसका प्रोसीजर यहाँ पर ऐड नहीं होता है, सिर्फ लास्ट कमिट यहाँ पर ये ऐड होता है, जबकि गिट रीबेस में पूरा का पूरा कमिट यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, रीबेस एक 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि जिस ब्रांच को आप मर्ज करना चाहते हैं उसमें आपको पहले चेकआउट कर लेना होता है, वहाँ पर जाकर के आपको एग्जीक्यूट करना होता है गिट रीबेस मास्टर। ठीक है, उसके बाद आपको मास्टर में चेकआउट करके उस ब्रांच को मर्ज कर लेना होता है। ठीक है,
आइए इसे हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं अभी मास्टर ब्रांच में हूँ और मैं फाइल 4 के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, फाइल 4 के अंदर मैं लिखता हूँ लाइन नंबर 3 में दिस इज समथिंग इन मास्टर ब्रांच। ठीक है, मैं इसे करता हूँ सेव एंड इसे करता हूँ क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ git add डॉट git commit और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं फाइल फॉर मॉडिफाई। ठीक है, फाइल फॉर मॉडिफाइड। अब हम लोग स्विच करते हैं ब्रांच 3 में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ git checkout branch 3। ठीक है, ब्रांच 3 में भी मैं फाइल 4 के अंदर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मान लीजिए लाइन 2 के अंदर मैंने लिखा दिस इज समथिंग इन ब्रांच 3। इसे हम लोग करते हैं सेव, करते हैं क्लोज। ठीक है, इसे भी हम लोग ऐड करके कमिट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ git add डॉट git commit फाइल फॉर मॉडिफाइड इन ब्रांच 3। अभी देखिए हम लोगों का पहला प्रोसीजर क्या था कि हम लोगों को मास्टर को रिबेस करना होता था। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे git rebase मास्टर। अभी मास्टर को जब हम लोग रिबेस करने गए तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया है फाइल 4 के अंदर। तो चलिए फाइल 4 को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों आपने सेम लाइन में लिखा है, किसे पहले रखना है, मास्टर वाले को पहले रखना है या फिर ब्रांच 3 वाले को पहले रखना है। तो चलिए इसे बता देते हैं कि मुझे मास्टर वाले को ही पहले रखना है। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस लाइन को भी हटा देते हैं और इस लाइन को भी हटा देते हैं। सारे फालतू चीज़ों को हमने हटा दिया। इसे करते हैं सेव और करते हैं इसे क्लोज। अभी देखिए यहाँ पर इसने बोला कि जब आप ये कर लें आपको एग्जीक्यूट करना है git rebase हाइफन कंटिन्यू। अब हम लोग एंटर हिट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर कमिट मैसेज फॉर योर चेंज। ठीक है, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं। मुझे कोई भी मैसेज यहाँ नहीं देना है, मैं इसे आउट कर लेता हूँ इससे। ठीक है, ये पूछता आप सेव करना चाहते हैं, मैं यहाँ देता हूँ येस आई वांट टू सेव समथिंग, ख़त्म। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गिट स्टेटस। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सब कुछ क्लीन है। अब वापस हम लोगों को क्या करना होगा, मास्टर ब्रांच के अंदर चेकआउट करना होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ गिट चेकआउट मास्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, उसके बाद हम लोगों को करना होगा गिट मर्ज, और आप जिस ब्रांच को मर्ज करना चाहते हो उस ब्रांच का नाम। आप इसका लॉग देखें, गिट लॉग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज भी आया कि आपने मास्टर को मर्ज कर लिया है किससे, ब्रांच 3 से। अगर मैं ब्रांच 3 के अंदर 3-4 भी कमिट किया होता तो सारा का सारा कमिट मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई देता, क्योंकि वर्क स्पेस तो पूरा लीनियर हो चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है गिट मर्ज और गिट रिबेस के बीच में। ऑलराइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि गिट इग्नोर क्या होता है। डॉट गिट इग्नोर एक हिडन फाइल होता है। यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि किस फाइल को या किस फोल्डर को, ठीक है, गिट ट्रैक करना बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सारा का सारा टेक्स्ट फाइल को इग्नोर करना रहा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं strict डॉट txt। ठीक है, strict मीन्स ऑल जो टेक्स्ट फाइल है सबको इग्नोर कर दो। ठीक है, या फिर हम लोग कोई पार्टिकुलर फाइल को अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो उस फाइल का नाम दे सकते हैं। अगर कोई फोल्डर को इग्नोर करना है तो यहाँ पे आप फोल्डर का नाम दे करके स्लैश दे दीजिए। ठीक है, वो फोल्डर इग्नोर कर देगा। ठीक है, सारे हिडन फाइल को इग्नोर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। आइए इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे 2-3 फाइल बना ले रहा हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ touch a.mp4 b.mp4। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 फाइल बना लिया, a.mp4 b.mp4। यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने भी वीडियो फाइल आए गिट उसको ऐड ना करे। ठीक है, गिट उसको ट्रैक ना करे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा गिट इग्नोर के नाम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं डॉट गिट इग्नोर। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक गिट इग्नोर के नाम से एक फ़ाइल बन चुका होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गिट इग्नोर फाइल बना आखिर तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूँ कि लाइनक्स में जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स डॉट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, डॉट से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे हिडन होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए हिडन फाइल को अगर हम लोग शो करते हैं तो हमें दिखाई देगा। मैं यहाँ चेक करता हूँ शो हिडन फाइल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक फ़ाइल दिखाई दे रहा होगा डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, एक और फाइल है डॉट गिट, ये भी हिडन है। ये क्या करता है, ये डॉट गिट जो फोल्डर है इसी के अंदर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो भी हम लोग
चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कौन सा फाइल कब चेंजेस किया, किसने चेंजेस किया, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डॉट गिट के अंदर स्टोर होता है। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डॉट गिट इग्नोर के बारे में। डॉट गिट इग्नोर में हम लोगों को वो नाम लिखना होगा जिसे हम लोग इग्नोर करना चाहते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कि जितने भी डॉट MP4 फाइल हैं, ठीक है, जितने भी डॉट MP4 फाइल हैं उसे इग्नोर किया जाए। इसे करते हैं सेव एंड क्लोज, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ चेक करते हैं गिट स्टेटस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल ये दिखा रहा है जिसको ट्रैक करेगा डॉट गिट इग्नोर, और दो फाइल जो हमने अभी ऐड किया था a.mp4 b.mp4 वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे गिट को कोई मतलब ही नहीं है अब a.mp4 और b.mp4 को। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया है गिट के लिए कि इस फाइल को अब नहीं देखना है जितने भी .mp4 फाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ से उनका रिकॉर्ड हटा दूँ, ठीक है, और अब मैं सेव करता हूँ इस फाइल को, ठीक है। अब दोबारा से चेक करते हैं गिट स्टेटस। तो अभी देखिए उनका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है a.mp4 b.mp4, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि गिट इसे ट्रैक ना करे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जितने भी स्ट्रिक्स मीन्स ऑल, जितने भी MP4 फाइल्स हैं उनको इग्नोर किया जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हमें फोल्डर को इग्नोर करना हुआ, मान लीजिए हमें लॉग नाम का फोल्डर को इग्नोर करना है, तो अब ये लॉग नाम के फोल्डर को इग्नोर करेगा। कोई पार्टिकुलर फाइल को इग्नोर करना है जैसे abc.txt, ठीक है, इसे हमको अगर इग्नोर करना है तो हम लोग लिख देंगे abc.txt, ठीक है। हम लोग इसे सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं दो फाइल बना भी देता हूँ। मैं लिखता हूँ टच abc.txt और एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं। आप इन फाइल्स को बनाना या फिर फोल्डर्स को क्रिएट करना ग्राफिकली भी कर सकते हैं। मुझे कमांड लाइन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कमांड लाइन के थ्रू ही करता हूँ, ठीक है। मैं एक फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ mkdir logs, क्योंकि ये दो नेम abc.txt एंड logs ये ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है डॉट गिट इग्नोर के अंदर। तो जब हम लोग इसे गिट स्टेटस में देखेंगे तो ये हमें नहीं बताएगा कि दो फाइल या दो फोल्डर एडेड हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो देखिए सिर्फ गिट इग्नोर बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गिट इग्नोर के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें इन तीन चीज़ों को नहीं देखना है, ठीक है। ऐसा करके कोई भी मैसेज दे दिया मैंने। अब हम लोग चेक करते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। अभी अगर हम लोग इस a.mp4 के अंदर कुछ भी एडिट कर दें तो इसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं अगर कुछ लिख देता हूँ और इसे सेव करता हूँ और क्लोज करता हूँ, अगर मैं चेक करूँ इसका स्टेटस, गिट स्टेटस, तो हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगा कि उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है या क्या हुआ है। इसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने गिट इग्नोर के अंदर इससे बता दिया है कि .mp4 फाइल को देखना ही नहीं है किसी भी हाल में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि डॉट गिट इग्नोर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग जानेंगे गिट टैग के बारे में। गिट टैग कुछ नहीं है, बस एक लेबल है, या आप बोल सकते हैं मार्क कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर कमिट को, ठीक है। जैसे कोई कमिट है, कोई आपने बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे कोई मार्किंग कर सकते हैं, कुछ उस कमिट का नाम दे सकते हैं गिट टैग के मदद से, ठीक है। गिट टैग इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। Sometime we have to mark significant events or milestone with some label in our repository commits. We can do this labeling by using git tag command. यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई माइलस्टोन या आपने कुछ भी अचीव किया है और आप उसे मार्क करना चाहते हैं, ठीक है, कोई पार्टिकुलर कमिट को, तो हम लोग उस केस में यूज कर सकते हैं गिट कमांड का, ठीक है। इसका सिंटेक्स काफ़ी आसान है। आपको यहाँ लिखना होगा गिट टैग और यहाँ पे आपको टैग का नाम। अगर आपके कौन कौन से टैग्स हैं उसे आप देखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा गिट टैग -l फॉर लिस्ट, ठीक है। डिलीट करना है तो गिट टैग -d और टैग का नाम, ये उस टैग को डिलीट कर देगा। और जिस तरह से आप यहाँ पे गिट चेकआउट करके अपना कमिट आईडी देते थे, उसी तरह आप यहाँ पे टैग की मदद से भी चेकआउट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर कमिट में, ठीक है। आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए अभी जो मेरा स्टेट है जहाँ पे फाइल 1 के अंदर कुछ ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये मान लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैं इस कमिट को मार्क करके रखना चाहता हूँ, कुछ नाम दे करके रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ लिख दिया गिट टैग माइलस्टोन 1। लिखना तो चाहता था मैं माइलस्टोन, लेकिन आर लिखा गया, चलिए कोई नहीं, माइलस्टोन 1 इस टैग का नाम है। अब चलिए यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर सारा का सारा हटा देता हूँ, ठीक है। मैं चेंजेस कर लेता हूँ, इसे हटा दिया मैंने, पूरा क्लीन कर दिया, ठीक है। मैं करता हूँ सेव, करता हूँ क्लोज, फाइल 2 और फाइल 3 को डिलीट कर दिया। अब चलिए इसे हम लोग ऐड करके कमिट कर लेते हैं। मैं अगर आपको स्टेटस दिखाऊँ यहाँ पे,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस कि मैंने फाइल 1 को मॉडिफाई किया है और फाइल 2 और फाइल 3 को डिलीट कर दिया है। इसे हम लोग करते हैं git add डॉट git commit -m और एक कमिट मैसेज दे देते हैं आफ्टर डिलीशन। ठीक है, ऐसे करके हमने कोई मैसेज दे दिया। अब ये कमिट हो चुका है। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ कि पुराने वाले स्टेट में जाऊँ तो हमारे पास दो ऑप्शन है, git checkout और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कमिट आईडी दे सकते हैं। क्योंकि हमने उस कमिट आईडी को एक टैग के थ्रू, एक लेबल के थ्रू मार्क करके रखा है, ठीक है, टैग करके रखा है, तो हम लोग यहाँ पर वो टैग नेम भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ माइलस्टोन 1। ठीक है, अब मैं चेकआउट करता हूँ तो उस स्टेट में वापस चला आऊँगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा फाइल 2 एंड फाइल 3 दोबारा से आ गया है और फाइल 1 के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिजर्व है। अगर मैं चाहता हूँ दोबारा से वापस अपने लास्ट पोजीशन पे जाना तो मैं लिखूँगा गिट चेकआउट मास्टर में कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लेटेस्ट कमिट पे आ गया हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं इसे भी अगर कोई टैग देना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ गिट टैग, यहाँ लिखते हैं हम लोग माइलस्टोन 2। ठीक है, इसका भी एक नाम हो गया। अब चाहते हैं कि कौन कौन से टैग दे दिए हैं मैंने, सबको लिस्ट आउट करना चाहता हूँ मैं, तो मैं लिखूँगा गिट टैग -l। तो देखिए हमने अभी तक दो टैग क्रिएट किए हैं, माइलस्टोन 1 एंड माइलस्टोन 2। ठीक है, तो आप गिट टैग -l कमांड की मदद से जितने भी टैग्स हैं आपके वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं किसी भी टैग को डिलीट करना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिट टैग -d और टैग का नाम। मैं चाहता हूँ माइलस्टोन 2 को डिलीट करना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग माइलस्टोन 2। ठीक है, एंटर हिट करेंगे तो माइलस्टोन 2 नाम से जो टैग था वो डिलीट हो गया। इसे हम दोबारा चेक करते हैं गिट टैग -l से, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही टैग नेम बचा हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को गिट टैग कमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, गिट अलायसेस। अलायस मतलब होता है निक नेम देना, कोई एक और नाम क्रिएट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सजेशन दिया हुआ है कि अगर आपका कोई भी गिट का कमांड काफ़ी लेंदी है या आपको बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ रहा है उतने लंबे कमांड को, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे एक अलायस क्रिएट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि हर बार आपको उतना बड़ा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिए गए निक नेम से, ठीक है, उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अलायस क्रिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ लिखना होगा गिट कॉन्फिग। यहाँ पे आप ग्लोबल या फिर लोकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अलायस डॉट, यहाँ पे आपको अलायस का नाम देना होगा और यहाँ पर जो भी आपका कमांड है वो लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो लिखना होगा गिट कॉन्फिग। यहाँ पे आप लोकल या ग्लोबल दोनों यूज कर सकते हैं, -, अनसेट अलायस डॉट, जो भी आपका अलायस का नाम है। ये क्या करेगा, वो अलायस को रिमूव कर देगा, निकनेम को हटा देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से अलायस है सबको लिस्ट आउट करना, तो यूज कर सकते हैं गिट कॉन्फिग -, गिट regex p अलायस। आइए इसे हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, फिर समझ में आएगा। हम लोग इस कमांड के लिए एक अलायस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि अगर हमें कोई भी लॉग देखना होगा तो हम लोगों को इतना लंबा कमांड ना लिखना पड़े, कोई शॉर्टकट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों को लिखना होता है गिट कॉन्फिग -, लोकल या ग्लोबल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं गिट कॉन्फिग -, लोकल। ठीक है, उसके बाद लिखना होगा अलायस डॉट, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ देना चाहता हूँ log o, मतलब log 1 लाइन। ठीक है, मैं ये नाम देना चाहता हूँ, सपोज मेरे केस में, आपको ये अच्छा नाम दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड देना होगा, तो मैं कमांड दे देता हूँ गेट log -1 लाइन। अब इतने बड़े कमांड के बदले हमें क्या टाइप करना होगा, सिर्फ गिट log o। सॉरी, हमने गलत कमांड दे दिया। यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा सिर्फ गिट log -1 लाइन, क्योंकि गिट तो पहले से लिखा आता है। अब हम लोग लिखेंगे गिट log o, तो हमारा काम हो जाएगा। दिख रहा है, यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कमांड है गिट चेकआउट और उसके बाद हम लोग लिखते हैं ब्रांच 3। ठीक है, अगर ब्रांच 3 में जाना होता है तो इसके लिए चलिए हम लोग कोई बना लेते हैं शॉर्टकट, इसका अलायस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे गिट कॉन्फिग -, लोकल। अगर आप चाहते हैं कि पूरे ग्लोबल में रहे, ग्लोबल मतलब क्या कि आप कहीं पे भी गिट का काम कर रहे हैं,
अपने कंप्यूटर में तो हर जगह वो एप्लीकेबल हो। मैं चाहता हूँ कि इस पार्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए कोई अलायस क्रिएट किया जाए तो हाइफन लोकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं git config हाइफन लोकल, उसके बाद लिखते हैं अलायस डॉट, जो भी आपका अलायस का नाम है हम लोग यहाँ लिखते हैं सी आउट। ठीक है, चेकआउट को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं, सी आउट, और यहाँ पे हमारा कमांड होगा तो यहाँ लिख देते हैं चेकआउट। ठीक है, चेकआउट, या चलिए इवन और भी छोटा नाम लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं सिर्फ सी। ठीक है, चेकआउट मतलब सी, छोटा सा नाम दे दिए कि सी लिखने पे वही काम होना चाहिए जो चेकआउट लिखने पे काम होता था। अभी एंटर हिट करेंगे। अब आप देखिए मुझे लिखना होगा गिट सी, और यहाँ पे नाम देना होगा कि जो भी आप ब्रांच में जाना चाहते हैं। मैं लिखता हूँ ब्रांच 4, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ब्रांच 4। तो देखिए चेकआउट लिखने से जो काम होता था वो मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ गिट सी लिखने से ही मेरा काम हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, ये सी एक अलायस क्रिएट कर दिया है, किसका, चेकआउट का। चेकआउट और सी अभी यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। सी मतलब भी क्या हो रहा है, इंटरनली चेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी अलायस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग चाहें तो अलायस को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हमारे पास है कमांड git config हाइफन ग्लोबल और लोकल, उसके बाद लिखना होगा हाइफन अनसेट। तो चलिए हम लोग अगर रिमूव करना चाहते हैं लोग ओ को तो वो रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं सी को तो सी को भी रिमूव कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे git config हाइफन लोकल, git config हाइफन लोकल, उसके बाद लिखते हैं हम लोग हाइफन अनसेट अलायस डॉट सी। एंटर हिट करते ही हमारा अलायस रिमूव हो चुका है। अब अगर हम लोग सेम कमांड को एग्जीक्यूट करें git सी मास्टर में स्विच करने के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। ये git सी को जानता ही नहीं कि सी मतलब क्या, नहीं समझ पा रहा है क्योंकि हमने रिमूव कर दिया है अलायस को। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से अलायस हैं तो हम लोगों को लिखना होगा git config get regex p अलायस। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही अलायस अभी बना हुआ है, वो है अलायस log o। ठीक है, किस लिए बना हुआ है, लॉग को वन लाइन में देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जितने भी अलायस हैं आप सबको लिस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को गिट अलायस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अलायस मतलब किसी का निक नेम क्रिएट करना। हमारे पास अगर कोई एक बहुत बड़ा कमांड है तो हम लोग उसके बदले एक छोटा सा कोई कमांड दे करके कोई एक निक नेम रख सकते हैं, ताकि उस छोटे से कमांड का यूज करके हम लोग बड़े वाले कमांड को बार बार लिखने से बच सकें। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, गिट स्टैश। गिट स्टैश कमांड की मदद से हम लोग अनकमिट चेंजेस को किसी टेम्पोररी लोकेशन में स्टोर करा सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसे वापस लोड भी करा सकते हैं। स्टैश को लिस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गिट स्टैश लिस्ट। इसी तरह कोई पार्टिकुलर स्टैश को देखने के लिए गिट शो और स्टैश का आईडी। स्टैश को वापस से लोड कराने के लिए गिट स्टैश अप्लाई और स्टैश का आईडी देंगे, और स्टैश को क्लीन करने के लिए हम लोग गिट स्टैश क्लियर का यूज कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जिस स्टैश का रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं और उसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ features.py। ठीक है, इसे ऐड भी कर लेते हैं फिलहाल git add dot tracking लिस्ट में। ठीक है, features.py में मैं कुछ काम कर रहा था। मान लीजिए मैंने 20 लाइन ऑफ कोड लिखे है इसमें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड था, मैंने बहुत ही मेहनत से इसे लिखा। तभी मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि फाइल 1 के अंदर बहुत बड़ा बग आया है, उसे क्विकली रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस कोड को अब कमिट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पार्शियली इम्प्लीमेंटेड कोड है। ठीक है, और इसे डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से लिखा है। तो मैं इसे क्या करूँगा, एक टेम्पोररी स्टोरेज में स्टोर करा दूंगा। ठीक है, इसे सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। टेम्पोररी स्टोरेज में स्टोर कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट स्टैश कमांड का। मैं जैसे ही लिखूँगा यहाँ पे गिट स्टैश, ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा features.py या जितने भी चेंजेस है मेरे अभी नया, ठीक है, जिसे मैंने कमिट नहीं किया है, वो क्या हो जाएगा, एक टेम्पोररी स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट किया features.py यहाँ से चला गया कहीं। एक्चुअली वो एक टेम्पोररी स्टोरेज में जाकर के स्टोर हो गया है। ऑलराइट, अब मुझे जो भी काम करना था फाइल 1 के अंदर, जो भी बग फिक्स करना था वो मैंने कर लिया सपोज। ठीक है, अब वापस से मुझे
लोड कराना है वो फाइल जिसमें मैं काम कर रहा था पहले। तो चलिए स्टैश के अंदर क्या क्या है वो हम लोग देख सकते हैं गिट स्टैश लिस्ट के मदद से। गिट स्टैश लिस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैश का कुछ आईडी है और ये मेरा लास्ट कमिट का मैसेज है। ठीक है, मैं इस आईडी को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। मुझे अगर वो वापस से रीलोड कराना है जो मैं काम कर रहा था features.py पे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर git stash apply। ठीक है, और जो भी मेरा आईडी है वो, ठीक है, आईडी को मैंने करा दिया पेस्ट। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा features.py जिस पे मैं पहले काम कर रहा था वो वापस से लोड हो जाएगा, टेम्पोरेरी स्टोरेज से उठ करके मेरा वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी मैंने कोड जहाँ तक लिखा था वो मेरा अभी भी प्रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, तो गिट स्टैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है गिट का। इसके मदद से हम लोग पार्शियली इम्प्लीमेंटेड कोड को एक टेम्पोररी स्टोरेज में स्टोर करा सकते हैं। अगर हमें स्टैश को क्लियर करना होगा तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेट स्टैश क्लियर कमांड का। मैं यहाँ लिखता हूँ गेट स्टैश क्लियर। ठीक है, और अगर दोबारा से आप देखें गेट स्टैश लिस्ट की मदद से, तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्टैश आपको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार स्टैश में कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, आप जितने बार चाहें उतने बार ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को गिट स्टैश कमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब मूव करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिमोट रिपोजिटरी के साथ काम आप किस तरह से कर सकते हैं। रिमोट रिपोजिटरी मतलब ऐसी रिपोजिटरी जो आपके पास लोकली मौजूद नहीं है। हो सकता है कि आपका रिपोजिटरी क्लाउड पे हो, जैसे कि गिटहब पे या गिटलैब पे या बिटबकेट पे। तो उस तरह के रिपोजिटरी को आप लिस्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ git remote -v कमांड से। ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे git remote add। उसके बाद आपका यहाँ पर कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पर रिमोट रिपोजिटरी का URL होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं रिमोट रिपोजिटरी को, तो ऐड के जगह पे आप रिमूव लिख दीजिएगा। किसी भी रिमोट रिपोजिटरी को आप डिटेल में जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं show कमांड का, git remote show। यहाँ पे आपका रिमोट रिपोजिटरी का नेम होगा। तो आइए पहले गिटहब पे अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। गिटहब पे अकाउंट सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा github.com पे। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यूज़र नेम आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसे ये सब कुछ आपने प्रोवाइड कर दिया, ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा आपको वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल एड्रेस पे। आप जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। गिटहब पे डेटा अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। या तो हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं या पुश और पुल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ SSH। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से कैसे अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसके लिए इस यूज़र आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर डेवलपर सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अगेन आपको पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक जनरेट कर लेना है न्यू टोकन। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट, आप कुछ भी नाम दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसे यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा कि आप क्या क्या इस टोकन के साथ कर सकते हैं। मैं इसे रिपोजिटरी का पूरा परमिशन दे रहा हूँ। उसके बाद आप क्लिक कीजिए जनरेट टोकन पे, आपका टोकन रेडी हो जाएगा। ये रहा आपका टोकन, आप इस टोकन को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने रिपोजिटरी पेज पे वापस आ जाना है। अभी देखिए यहाँ पे आपका कोई भी रिपोजिटरी क्रिएटेड नहीं है। हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू पे। यहाँ पे आप रिपोजिटरी का नाम दे दीजिए, मैंने दिया लर्निंग गिट। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। कोई रीडमी फाइल ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक अगर आपको रिपोजिटरी को करते हैं तो कोई भी लोग इंटरनेट पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट है रिपोजिटरी तो सिर्फ आप इसे देख सकते हैं या फिर आपने जिसे परमिशन दे रखा है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा क्रिएट रिपोजिटरी पे। आपका रिपोजिटरी बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस रिपोजिटरी को आपको ऐड कराने के लिए इस कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। ये कमांड मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था, गिट रिमोट ऐड। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसने ओरिजिन दे रखा है और यहाँ पर उसका URL रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और अपनी टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। अभी पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई पहले से रिमोट रिपोजिटरी का URL सेट तो नहीं है। उसके लिए हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे git remote -v। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंट्रीज आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए ऐड करते हैं जो कमांड अभी हमने कॉपी किया था। हमें लिखना है git remote add, यहाँ पर आपका कोई भी नाम होगा। ठीक है, उसके बाद रिमोट रिपोजिटरी का URL होगा। इसे हिट करने के बाद आपका रिमोट रिपोजिटरी ऐड हो जाएगा।
आप फिर से अगर एग्जीक्यूट करें git remote -v को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। origin नाम का एक रिमोट रिपोजिटरी आपने ऐड कर रखा है, इससे आप फेच भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी समझेंगे कि पुश है क्या। इसी तरह अगर आप origin के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा git remote show और यहाँ पर रिमोट रिपोजिटरी का नेम डालना होगा। जैसे ही आप एंटर हिट कीजिएगा, यहाँ पर ये आपसे आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। अपना यूज़र नेम डाल दीजिए। आप यूज़र नेम के तौर पे अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं और पासवर्ड के तौर पे जो हमने अभी पैड टोकन जनरेट किया था वो टोकन आपको यहाँ पे डालना होगा। टोकन डालने के बाद आप एंटर हिट कीजिए। ये आपको रिमोट ओरिजिन के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देगा। ठीक है, अभी चलिए हम चाहते हैं कि लोकल डेटा को, जो भी हमारे यहाँ पे चेंजेस है, जो भी हमारे यहाँ पर फाइल्स है, उसे हम लोग चाहते हैं कि गिटहब पे पुश कर दिया जाए। तो उसके लिए हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे git push, यहाँ पर हमारा रिमोट रिपोजिटरी का नेम और यहाँ पर आप कौन सा ब्रांच को पुश करना चाहते हैं वो ब्रांच स्पेसिफाई करना होगा। git push रिमोट रिपोजिटरी का नेम है origin और ब्रांच का नेम है master। आप जैसे एंटर हिट कीजिएगा, ये फिर से आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए पूछेगा। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस देता हूँ और पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारा का सारा डेटा उठ करके रिमोट रिपोजिटरी पे पुस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो भी डेटा हमारा लोकली था यहाँ पर आपको वो शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं file1.txt एंड file4.txt। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही फाइल क्यों दिख रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर इतने सारे फाइल स्पेसिफाई करके रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक git ignore नाम का फाइल होता है, जिसमें आप जिन एंट्रीज को डाल करके रखेंगे वो इसे इग्नोर करेगा। हमने यहाँ पर बोल के रखा है इसे कि जितने भी mp4 फाइल है, log नाम का डायरेक्टरी और abc.txt, इन तीनों को इग्नोर करना है। ठीक है, log नाम का डायरेक्टरी को ये इग्नोर करेगा। ठीक है, abc.txt को इग्नोर करेगा और जितने भी mp4 फाइल हैं, b.mp4, a.mp4, इन दोनों को ये इग्नोर करेगा। इसके अलावा जो भी बच जाएगा ये सबको रिमोट पे ये पुश कर देगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये सारे फाइल्स भी अपलोड हो जाएं तो हमें इनका रिकॉर्ड .git ignore से हटाना होगा। git ignore को ओपन करते हैं, यहाँ से सारा एंट्रीज को हटा देते हैं। ठीक है, इसे सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। अब हमें फिर से चेंजेस यहाँ करना होगा। हम लोग लिखेंगे git add git commit और यहाँ पे कोई भी मैसेज दे दीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग पुश करके कि ये सारा का सारा डेटा गिटहब पे जाता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे git push origin master। ये फिर से आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। आप अपना यूज़र नेम डालिए और उसके बाद आपने जो पैड टोकन जनरेट किया था वो टोकन यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, जैसे आप एंटर हिट करेंगे ये सारा का सारा डेटा उठ करके चला जाएगा आपके रिमोट रिपोजिटरी पे। चलिए देखते हैं ये डेटा आया भी है यहाँ पे या नहीं। हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सारा का सारा फाइल आ गया है। तो इस तरह से आप रिमोट पे कुछ डेटा को डाल सकते हैं। ठीक है, पुश की मदद से। अभी मान लीजिए रिमोट पे किसी ने कुछ चेंजेस किया है। ठीक है, मैं abc.txt के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे इसे करते हैं कमिट। ठीक है, ये डायरेक्टली मास्टर में कमिट हो जाएगा। अभी चलिए ये जो डेटा हमने रिमोट पे जो लिखा है इसे हम लोग लोकल भी लेकर के आते हैं। लोकल लाने के लिए डेटा रिमोट से हम लोग यूज़ करते हैं git pull कमांड का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे git pull origin master। यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसे प्रोवाइड करना होगा। ये डेटा अब हमारे पास लोकली मौजूद है। अगर हम ओपन करें abc.txt को तो आप देख सकते हैं जो मैंने github.com पे लिखा था वो हमारे पास लोकली भी आ गया है। तो आप git push कमांड से जो भी लोकल चेंजेस हैं इसे आप रिमोट पे अपलोड कर सकते हैं और git pull कमांड से जो भी चेंजेस आपके रिमोट पे हैं उसे आप लोकली अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, एक और कमांड देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो है git clone कमांड। git clone कमांड क्या करता है कि आपका कोई भी रिपोजिटरी जो रिमोट पे है उसे लोकली क्लोन कर लेता है। मैं यहाँ पर कोई भी गिटहब अकाउंट का एक प्रोफाइल खोल लेता हूँ, अपना ही खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कोई भी रिपोजिटरी पे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कोड्स हैं मैं चाहता हूँ इसे लोकली एक इसका कॉपी रख लूँ। तो मुझे जाना होगा इस पर, यहाँ पर जो भी URL दिया हुआ है उसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अपने टर्मिनल पे आ जाइए। मैं टर्मिनल पे एक स्टेप बैक जाता हूँ और क्लोन करता हूँ। git clone जो भी URL था मैंने वो URL पेस्ट कर दिया। आप जैसे एंटर हिट करेंगे तो जो भी डेटा था वहाँ पर ये उठ करके आपके पास लोकली आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लोन किया फाइल एनालाइजर, ये सारा का सारा डेटा जो गिटहब पे था वो उठ करके हमारे पास लोकली आ गया है। ठीक है, तो गिट क्लोन क्या करता है, कोई भी रिमोट रिपोजिटरी को क्लोन कर लेता है और उसका एक लोकल कॉपी हमें दे देता है। ठीक है, गिटहब में इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने क्रेडेंशियल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन वो कोई और टॉपिक हो जाएगा, उसे हम लोग किसी और वीडियो में कभी समझेंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।